एक ह्यूज रेड आई सामने हो रही हर हरकत को ध्यान से देख रही थी। उस क्रीचर का पंजा इतना विशाल और भारी था कि उसके नीचे पड़ी एंशंट रॉक तक टूटकर बिखर गई। मॉन्स्टर का आकार बेहद डरावना था और उससे भी ज्यादा खौफनाक उसके बड़े बड़े फैंग्स थे, जिन्हें वह अपने ओपोनेंट्स को दिखा रहा था। तीनों लड़के डर के साथ उस मॉन्स्टर को देख रहे थे। उनकी ताकत अब लगभग खत्म हो चुकी थी, जबकि एनिमी पर थकान का कोई असर नहीं दिख रहा था। अपने बड़े बड़े क्लॉड लिम्स को समेटते हुए डीमन ने चुप्पी तोड़ी और हीरोज से बात की। मेन कैरेक्टर जैरेड रॉस तुरंत पीछे कूदा ताकि अपनी जान बचा सके, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी बची खुची सारी ताकत मुट्ठी में समेट ली। तेज हवा की रफ्तार से मॉन्स्टर के चारों ओर घूमते हुए उसने अपनी सोर्ड से लगातार फेटल ब्लोज की। जब वह अपनी अटैक्स की श्रृंखला रोकता है तो उसके पीछे सिर्फ धूल का एक बड़ा सा गुब्बार रह जाता है। डिफीटेड ओपोनेंट धीरे धीरे गायब हो जाता है और इसका मतलब साफ था, एक बार फिर इंसानों की मॉन्स्टर्स पर जीत हो चुकी थी। जहां डीमन कुछ ही पल पहले खड़ा था, वहां पहुंचकर जैरेड झुक गया। उसने अपनी सोर्ड जमीन पर रखी और रिवॉर्ड लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही आइटम उसके हाथ में आया, गेम ने रिपोर्ट किया कि हीरो को ड्रैगन्स ब्लड स्क्रोल का एक फ्रैगमेंट मिला है। युवा ने उस शीट को ध्यान से देखने के लिए चेहरे के पास लाया। तभी सिस्टम ने ऑफर दिया कि स्क्रोल के अब तक मिले 9 फ्रैगमेंट्स को कंबाइन किया जा सकता है। लड़के ने बिना सोचे तुरंत अग्री कर दिया। उसी पल उसके चारों ओर हल्की लाइट ऑरेंज एनर्जी की लहर उठी, जो किसी प्रोसेस के शुरू होने का संकेत थी। कुछ ही सेकंड बाद सब शांत हो गया और गेम ने जैरेड को कंग्रेचुलेट किया। उसे 5 स्टार लेजेंडरी ड्रैगन्स ब्लड स्क्रोल मिल चुका था। वह भारी और कीमती स्क्रोल उसके हाथ में थी और जैरेड उसे एडमिरेशन के साथ देख रहा था। लेकिन अचानक पीछे से कोई चुपचाप आया और उसकी छाती में सोड घोंप दी। वह मच डिजायर्ड स्क्रोल हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। वह कोई और नहीं बल्कि लेस्टर था, जिसे जैरेड अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था। लेस्टर उसके कान के पास झुका और ठंडे लहजे में बोला कि वह स्क्रोल और स्टेफनी दोनों का ख्याल रखेगा। जब वह मेन कैरेक्टर से दूर हटा तो उसके चेहरे पर एक शातिर ग्रिन थी। यह साफ दिख रहा था कि सब कुछ पहले से प्लान्ड था। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आई। Player Jared Ross was attacked by Lester Thomas critical strike skill and lost all health. इसके बाद अगला मैसेज आया कि गेम को रिजरेक्शन की कोई पॉसिबिलिटी डिटेक्ट नहीं हुई। इसका मतलब था डेथ। अपोकलिप्स एक वर्चुअल रियलिटी गेम है जिसे हजारों बेहतरीन डिजाइनर्स ने मिलकर बनाया है। यह 21st सेंचुरी पर आधारित एक एक्शन गेम है जहां मॉन्स्टर्स ने वर्म होल्स के जरिए धरती पर हमला किया। दोनों पक्षों की लड़ाई से अर्थ की इकोनॉमी और एनवायरनमेंट को भारी नुकसान पहुंचा और लगभग हर लिविंग थिंग म्यूटेट होने लगी। इस गेम का सबसे खौफनाक नियम यह है, जो प्लेयर्स गेम में लॉग इन नहीं करते उन्हें अपोकलिप्स सिस्टम जबरन मार देता है और वे इस दुनिया में सिर्फ एनपीसीज बनकर रह जाते हैं। लेकिन गेम का ओपन बेटा वर्जन लॉन्च होते ही एक भयानक सच्चाई सामने आ गई। जो भी प्लेयर इसमें एंटर हुआ वह बाहर निकल ही नहीं पाया। एग्जिट बटन कितनी भी बार दबाया गया, कुछ भी काम नहीं करता था। हमारा हीरो भी बाकी लोगों की तरह इसी ट्रैप में फंस गया। जो लोग वर्चुअल रियलिटी के बाहर रह गए थे, वे धीरे धीरे हवा में घुलकर गायब होने लगे। जैरेड पूरे 8 इयर्स तक गेम की दुनिया में फंसा रहा। इन 8 सालों में उसने हर ऑब्स्टिकल को पार किया, हर लड़ाई लड़ी, और अंत में उसे इतनी आसानी से धोखा दे दिया गया उसके बेस्ट फ्रेंड और उसकी लवर ने। इस सच को स्वीकार करना बेहद मुश्किल था। अचानक जैरेड की आंखें खुलीं। वह झटके से बेड पर उठ बैठा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी उसकी मर्डर का वही पल अटका हुआ था। तभी रेडियो से अनाउंसमेंट हुई, अपोकलिप्स वर्ल्ड के गेट्स 2 आवर्स और 12 मिनट्स में खुलने वाले हैं। जैरेड ने कैलेंडर उठाया और तारीख देखकर चौंक गया। 35 अगस्त 2025। उसने तुरंत विंडो खोली। उसका दिमाग सुन्न हो गया। यह इम्पॉसिबल था, क्योंकि इस समय तक तो अपोकलिप्स गेम को अनाउंस भी नहीं किया गया था। कुछ देर सोचने के बाद जैरेड एक ही नतीजे पर पहुंचा। वह समय में पीछे लौट चुका है, उस दौर में जब गेम का नाम तक दुनिया ने नहीं सुना था। उसके दिमाग में गेम की दुनिया में बिताए गए आखिरी पल चमक गए। धोखा, दर्द, बिट्रेयल, सब कुछ एक साथ उभर आया। और उसी पल
जेरेड ने एक फैसला कर लिया। इस बार कहानी अलग होगी। इस बार लेस्टर को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लैपटॉप ऑन करते ही जेरेड ने तुरंत सर्च शुरू कर दी। वह उन डिवाइन टैलेंट कार्ड्स को ढूंढ रहा था जो गेम शुरू होने से पहले ही असली दुनिया में बिखरी हुई थीं। अपोकलिप्स में सिस्टम हर प्लेयर को लॉगिन करते समय एक रैंडम टैलेंट देता है, लेकिन रेयर डिवाइन टैलेंट्स सिर्फ तभी एक्टिवेट होते हैं जब कोई प्लेयर असली दुनिया में टैलेंट कार्ड ढूंढ ले। स्काई फॉर्च्यून ने ऐसी कुल 10 कार्ड्स रिलीज की थीं जिन्हें दुनिया भर में रैंडम जगहों पर छिपाया गया था। अगर इन कार्ड्स की लोकेशन इस बार भी वही रही तो सबसे नजदीकी कार्ड शहर के सबसे ऊंचे शॉपिंग मॉल की छत पर थी। समय बर्बाद किए बिना और इस कीमती मौके को हाथ से जाने न देने के लिए जेरेड तुरंत उस जगह की ओर दौड़ पड़ा। कुछ देर की मेहनत के बाद वह बिल्डिंग की छत तक पहुंच गया। आखिरी ताकत लगाकर वह उभरे हुए किनारे को पकड़कर ऊपर चढ़ा। छत पर पहुंचते ही उसकी आंखें चमक उठीं। उसके सामने प्लेटफॉर्म के ऊपर हवा में एक मैप तैर रहा था। अब उसे पूरा यकीन हो गया था, उसका अंदाजा सही था। लेकिन तभी पीछे से एक अनजान आदमी की आवाज आई, जिसमें साफ हैरानी थी कि छत पर कोई और भी मौजूद है। यह कोई और नहीं बल्कि एलेक्स रॉबिन्सन था, पिछली जिंदगी में उस आखिरी कार्ड का मालिक और सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी का वारिस। जेरेड पीछे हटने वाला नहीं था। उसने साफ कहा, जो पहले पहुंचेगा कार्ड उसी की होगी। इतना कहते ही चारों तरफ से आर्म्ड लोग दौड़ते हुए आ गए। उन्होंने जेरेड की ओर गन्स तान दी। बिना किसी बातचीत के सभी ने एक साथ ट्रिगर दबा दिया। कई गोलियां एक साथ जेरेड की ओर बढ़ीं। इस हालात में बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर भी जेरेड ने किस्मत आजमाने का फैसला किया। उसने दांत भींचे और गोलियों की परवाह किए बिना सीधे उस कीमती मैप की ओर दौड़ पड़ा। जेरेड ने तुरंत फैसला किया कि वह उस प्लेटफॉर्म के पीछे छिपेगा जिस पर रखा आइटम आगे चलकर गेम को आसान बना सकता था। फुर्ती से छलांग लगाते हुए वह बिल्डिंग के पीछे पहुंच गया। गोलियां उसके पीछे दीवार से टकराईं और कंक्रीट के टुकड़े उड़ने लगे। उसने जल्दी से घड़ी की तरफ देखा। गेम शुरू होने में सिर्फ 5 सेकंड्स बाकी थे। जेरेड समझ गया कि अगर अब देर हुई तो यह मौका हाथ से निकल जाएगा। बिना सोचे समझे उसने जमीन से जोर लगाकर हवा में छलांग लगा दी। उम्मीद सिर्फ यही थी कि वह टैलेंट कार्ड को पकड़ ले। ये देख, एलेक्स चिल्लाया, किसी और की चीज को हाथ मत लगाना। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जान की परवाह किए बिना जेरेड ने आर्टिफैक्ट को पकड़ लिया। अगले ही पल उसने नीचे की ओर देखा। एलेक्स का एक आदमी गन ताने खड़ा था और फायरिंग के लिए तैयार था। गोली बंदूक से निकल चुकी थी और जेरेड के चेहरे से बस कुछ ही सेंटीमीटर दूर थी। लेकिन उसी पल किस्मत ने उसका साथ दिया। घड़ी में ठीक 12 बजे अचानक पूरे शहर के ऊपर एक अज्ञात प्राणी की भयानक काली परछाई बननी शुरू हो गई। कुछ ही सेकंड्स बाद वह पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुका था। अब महानगर के सभी लोग उस अज्ञात अस्तित्व को साफ देख सकते थे। उसने जोरदार दहाड़ के साथ गेम स्टार्ट होने की घोषणा की। उसी पल मुख्य पात्र का शरीर धीरे धीरे स्पेस में घुलने लगा। गेम उस बॉस के आदेश का पालन करते हुए जेरेड से पूछता है, क्या वह अपोकलिप्स में प्रवेश करना चाहता है? एक पल भी सोचे बिना युवक ने गुस्से और दृढ़ निश्चय के साथ नोटिफिकेशन में दिख रहे आइटम पर क्लिक कर दिया। यह उसकी वर्चुअल रियलिटी में प्रवेश की सहमति थी। अगले ही क्षण उसका गेम में स्थानांतरण शुरू हो गया। इसी वजह से चल चुकी गोलियां उसे छू भी नहीं पाईं। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, प्लेयर डेटा इज करंटली लोडिंग। दुनिया भर में अचानक लोगों की हलचल शुरू हो गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है और लोग अचानक गायब क्यों हो रहे हैं। एक एक करके शहरों की सड़कों से, कैफे से और कंप्यूटर क्लब्स से लोग हवा में गायब होने लगे। तभी एक अज्ञात शक्ति ने सबकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, उस दुनिया में चलो जो तुम्हारे लिए बनाई गई है। जैसे ही जेरेड गेम में पहुंचा, उसने सबसे पहले एक विशाल नारंगी आंख देखी जो उसे घूर रही थी। जेरेड चारों तरफ देखने लगा, उस आंख को देखता रहा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि आगे क्या होने वाला है। वह जगह बेहद विशाल थी। चारों ओर सिर्फ पत्थर थे और बीच में एक पिरामिड बना हुआ था जिसके ऊपर एक आंख थी। अचानक जहां थोड़ी देर पहले एक पेडिस्टल था, वहां तेज रोशनी चमकी। जब रोशनी गायब हुई तो वहां सिर्फ एक सुनहरी आकृति बची रह गई,
जैसे ही जैरेड ने पास जाकर देखा, उसने पाया कि उस आकृति के बीच में एक डिवाइन टैलेंट कार्ड थी। जैरेड उस कार्ड को गौर से देखने लगा, सोचने लगा कि इसे हासिल कैसे किया जाए। लेकिन तरीका बेहद आसान था, बस हाथ बढ़ाना था। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, कार्ड अपने आप उसकी हथेली में आ गई। जैरेड की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिरकार उसे वह कार्ड मिल गया था जो भविष्य में उसे जबरदस्त फायदा देने वाला था। तभी सिस्टम की आवाज आई, प्लेयर को अपोकलिप्स में ट्रांसफर होने पर बधाई। इसी बीच आसमान से पंखों वाली एक सुनहरे बालों की लड़की नीचे उतरी। उसने जैरेड का स्वागत किया और बताया कि वह उसकी पर्सनल गेम स्पिरिट है। फिर उस लड़की ने जैरेड को बधाई दी क्योंकि उसे एक रेयर डिवाइन टैलेंट कार्ड मिली थी। उस स्किल की ताकत थी दूसरे प्लेयर्स के टैलेंट्स को कॉपी करना। इस स्किल का कूल डाउन 1 घंटा था। इसके बाद सिस्टम ने बताया कि अपोकलिप्स में 3 फैक्शंस हैं, एल्व्स, बीस्ट्स, ह्यूमंस, और जैरेड से पूछा गया वह किस फैक्शन को ज्वाइन करना चाहता है। जैरेड गहराई से सोच में पड़ गया क्योंकि उसे पता था उसका यह फैसला उसका पूरा भविष्य तय करने वाला था। अपनी पिछली जिंदगी में जैरेड ने बिना सोचे समझे ह्यूमन कैंप चुन लिया था, लेकिन इस बार किस्मत ने उसे दूसरा मौका दिया था। नियमों के मुताबिक ह्यूमन कैंप के प्लेयर्स अपनी प्रेस्टीज रेटिंग को 20% तक बढ़ा सकते थे और यही रेटिंग सबसे ज्यादा अहम मानी जाती थी। जैरेड इसी बारे में सोच ही रहा था कि अचानक गेम स्पिरिट ने उसकी सोच तोड़ दी। उसने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। अगले ही पल उस लड़की के हाथ में एक स्क्रोल दिखाई दिया। उसे देखते ही जैरेड चौंक गया। वह स्क्रोल उसे बहुत अच्छे से याद थी। हैरानी से उसने पूछा, ड्रैगन ब्लड स्क्रोल यहां कैसे आ गई? जैरेड को यह सोचकर हंसी भी आई कि जिस आइटम को लेस्टर इतनी बेताबी से चाहता था, वह आखिरकार उसके हाथ नहीं लगी। तभी सिस्टम की आवाज आई, आर्टिफैक्ट डिस्कवर्ड, और उसी पल गेम स्पिरिट के पीछे कुछ अजीब सा बनने लगा। सिस्टम ने बताया, हिडन ड्रैगन कैंप डिस्कवर्ड। जैरेड के सामने एक पोर्टल बन चुका था और वही ड्रैगन कैंप का प्रवेश द्वार था। यह जानकर जैरेड हैरान रह गया कि अपोकलिप्स में हिडन कैंप्स भी मौजूद हैं। लेकिन जैसे ही उसे इस मौके का एहसास हुआ, उसने एक पल भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वह सीधे पोर्टल की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने उस रास्ते की ओर हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियों से बिजली जैसी ऊर्जा चारों तरफ फैलने लगी। अगले ही पल पोर्टल ने उसे अपने अंदर खींच लिया। पोर्टल आखिरी बार तेज रोशनी के साथ चमका और फिर गायब हो गया। जब जैरेड ने आंखें खोलीं, तो वह खुद को एक साधारण ट्रेन के डिब्बे में पाया। वह ट्रेन बिल्कुल असली दुनिया जैसी थी। उसके आसपास कई और लोग खड़े थे जो अभी अभी यहां पहुंचे थे। सब एक दूसरे को हैरानी और उत्सुकता से देख रहे थे। तभी जैरेड को याद आया, पिछली जिंदगी में भी गेम की शुरुआत ठीक इसी तरह हुई थी। जो दूसरे खिलाड़ी यह सब पहली बार देख रहे थे, वे आसपास की दुनिया का डिजाइन देखकर हैरान थे। कुछ लड़के तो बेचैन हो रहे थे। उन्हें जल्दी से कोई मिशन चाहिए था ताकि वे मॉन्स्टर्स से लड़ना शुरू कर सकें। इसी बीच ट्रेन लगातार नए खिलाड़ियों को और आगे वर्चुअल दुनिया की तरफ ले जा रही थी, जहां से उनकी नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। जैरेड ने तय किया कि आगे बढ़ने से पहले वह अपनी नई ड्रैगन रेस की खूबियां देखेगा। इस रेस की खास स्किल थी हेलिश ड्रैगन फ्लेम। हमले के दौरान यह स्किल अचानक एक्टिवेट हो सकती थी और 150% एक्स्ट्रा डैमेज देती थी। हालांकि इसके एक्टिवेट होने की संभावना सिर्फ 0.1% थी, लेकिन फिर भी यह एक बड़ा फायदा था। अब जैरेड ने सोचा कि वह अपनी डिवाइन टैलेंट कार्ड को टेस्ट करेगा और किसी और की स्किल कॉपी करेगा। उसकी नजर एक गंजे, ताकतवर आदमी पर पड़ी जो किसी दूसरे खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल होने के लिए मना रहा था। जैरेड ने धीरे से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसने अपनी हथेली उस आदमी के कंधे पर रखी। अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि उसके पूरे शरीर में एक एनर्जी की लहर दौड़ गई। लेकिन तभी वह गंजा आदमी पलटा, उसका हाथ झटक दिया और गुस्से में बोला, क्या लड़ाई ढूंढ रहा है? जैरेड ने तुरंत शर्मिंदा होने का नाटक किया और माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, मैंने आपको किसी और समझ लिया। तभी सिस्टम का मैसेज आया, एपिक टैलेंट कॉपीड, ट्रेजर हंटर 500 मीटर के दायरे में ट्रेजर चेस्ट ढूंढ सकता है। उसी समय स्पीकर से एक भारी आवाज गूंजी, एपोकलिप्स में आपका स्वागत है, गेम का मजा लें। जिस आदमी की स्किल कॉपी हुई थी, उसने अचानक खिड़की की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया।
उसके इरादे समझना मुश्किल नहीं था। जैरेड ने उसे रोकने की कोशिश की और उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। उसने कहा, ऐसा मत करो, बाहर बहुत खतरा है। लेकिन जवाब में उसे सिर्फ एक जोर का धक्का मिला। वह आदमी बोला, डरपोक कहीं का, यह बस एक गेम है। कांच तोड़ने के बाद वह आदमी डिब्बे में मौजूद लोगों की तरफ मुड़ा और बोला, अब देखो मैं मॉन्स्टर से कैसे लड़ता हूं। लेकिन जैसे ही वह खिलाड़ी बाहर कूदा, अगले ही पल वह एक विशाल मकड़ी के मुंह में था। उस मकड़ी की आंखें बैंगनी रंग में चमक रही थीं। तुरंत सिस्टम का मैसेज आया, प्लेयर हैज बीन किल्ड बाय अ मॉन्स्टर, रिजरेक्शन डिसेबल्ड। यह देखते ही पूरे डिब्बे में दहशत फैल गई। जो हुआ था उसे देखकर सब डर चुके थे, लेकिन जैरेड अकेला था जो जानता था कि एक नए खिलाड़ी की इस बेवकूफी का अंजाम क्या होता है। थोड़ी देर बाद जब डर थोड़ा कम हुआ तो जैरेड ने सबको चेतावनी दी, यह सिर्फ एक गेम नहीं है। अगर यहां मरे तो असल जिंदगी में भी सब खत्म हो जाएगा। कोने से मकड़ियों को अपनी तरफ बढ़ते देख जैरेड बोला, यह जो हो रहा है यह जिंदगी और मौत की लड़ाई है। तभी एक नया नोटिफिकेशन आया, मिशन सेफ जोन ढूंढो, टाइम लिमिट 4 घंटे, रिवॉर्ड रिवाइवल का मौका। जैरेड पहले भी ऐसी हालत देख चुका था। उसने ऊपर की शेल्फ की तरफ हाथ बढ़ाया, मानो किसी चीज को ढूंढ रहा हो। उसे याद आया कि पिछली जिंदगी में 7वें डिब्बे में किसी ने एक सेफ्टी हैमर को हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। असल में वह एक ब्लू ग्रेड वेपन था जो कोल्ड आयरन और मीटियोरिक आयरन से बना था। अपनी ट्रेजर हंटर स्किल की वजह से जैरेड को महसूस हुआ कि इस डिब्बे में एक ट्रेजर चेस्ट छुपा हुआ है। जैसे ही उसने अपनी स्पेशल विजन एक्टिवेट की, उसे दिखा कि जिस चीज की उसे तलाश थी वह कुछ सीटों आगे थी। कुछ ही सेकंड में वह वहां पहुंचा और नीचे झुककर देखने लगा। उस चेस्ट के अंदर था ड्रैगन्स ब्रेथ पोशन। यह भी ब्लू क्वालिटी की थी और काफी ताकतवर वेपन थी। अब जैरेड ने तय कर लिया, हमला करने का समय आ चुका है। उसने अपनी ब्लेड एक्टिवेट की और बाहर की तरफ छलांग लगाई। जैसे ही वह आगे बढ़ा, रास्ते में आने वाले मॉन्स्टर को एक ही वार में काट गिराया। ट्रेन के अंदर बैठे लोग हैरान रह गए। इतना खतरनाक डैगर और इतनी जबरदस्त फाइटिंग स्किल। सब जानते थे कि इतने सारे दुश्मनों से घिरे होने पर, चाहे हाथ में लेजेंडरी वेपन ही क्यों ना हो, इतने सारे दुश्मनों के बीच जिंदा रहने के लिए किसी को भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। लेकिन जैरेड चाहे जितनी कोशिश कर रहा था मकड़ियों की संख्या कम करने की, वे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वह जानबूझकर मरना चाहता हो और खुद ही मकड़ियों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा हो। लेकिन हकीकत में जैरेड के पास एक पक्का प्लान था। वह बस उस पल का इंतजार कर रहा था जब सारे मॉन्स्टर्स एक ही जगह इकट्ठा हो जाएं। जैसे ही उसने महसूस किया कि अब सही समय आ गया है, उसने अपने इन्वेंट्री से एक पोशन निकाला जो उसे यह लड़ाई जिताने वाला था। शीशी खोलते हुए जैरेड ने कहा, चलो आज जाइंट स्पाइडर्स को ड्रैगन्स ब्रेथ चखाते हैं। झूले की तरह हाथ घुमाकर उसने वह पोशन सबसे नजदीकी मॉन्स्टर की तरफ फेंक दिया। शीशी मकड़ी के जबड़ों से टकराई और अंदर का तरल चारों तरफ फैल गया। लेकिन अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ। चारों तरफ आग की लपटें फैल गईं और जो भी पास था सब जलने लगा। लगातार नोटिफिकेशंस आने लगे, लेवल अप, लेवल अप। जैरेड के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। खतरा खत्म करने के इनाम में उसके इन्वेंट्री में आए फर्चीज कॉपर कॉइन्स 1। लाइफ पोशन ट्रेन के लोग अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। एक ही हमले में सारे दुश्मनों को खत्म करना उनके लिए यह चीटिंग जैसा था। लेकिन जैरेड को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने तय किया कि अब उसे नक्शे के हिसाब से सिटी ऑफ होप की तरफ बढ़ना है। अचानक उसके पीछे से जोरदार कदमों की आवाज आई। इसका मतलब साफ था, कोई उसका पीछा कर रहा था और छुप भी नहीं रहा था। जैरेड ने मुड़कर चारों तरफ देखा और आवाज के सोर्स को ढूंढने लगा। कुछ ही पल बाद एक आदमी उसके सामने घुटनों पर गिर गया। रोते हुए बोला, कृपया मेरी बेटी को बचा लो, मॉन्स्टर्स उसे जंगल में ले गए हैं। जैरेड एक पल के लिए सोच में पड़ गया। इस जंगल में कई खिलाड़ी पहले ही गायब हो चुके थे, लेकिन यही जगह खजानों से भी भरी हुई थी। उसी पल वह आदमी जो अभी तक इंसान था धीरे धीरे घुटनों से उठने लगा। उसकी आंखें और मुंह लाल रंग में चमकने लगे। लेकिन जैरेड ने यह सब नहीं देखा। वह आदमी की तरफ पीठ करके जंगल की ओर बढ़ गया, लड़की को ढूंढने। पीछे खड़ा वो इंसान अब कुछ और बन चुका था।
युवक ने पूछा कि आखिर उसकी बेटी जंगल में कहाँ है, क्योंकि अकेले इस जंगल में कुछ भी ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन था। इसी पल जेरेड को एहसास हुआ कि उसके पीछे अब कोई नहीं था। फिर भी हार मानने के बजाय जेरेड ने फैसला किया कि वह आगे बढ़ेगा और हालात जैसे भी हों उनका सामना करेगा। इस दौरान कोई लगातार उस पर नजर रखे हुए था, लेकिन जेरेड को इसकी जरा भी भनक नहीं लगी। आखिरकार म्यूजिक उसे वह लड़की दिख ही गई। पीली ब्लाउज पहने, हाथ में लॉलीपॉप पकड़े हुए वह जोर जोर से रो रही थी। जेरेड उसके पास पहुंचा और प्यार से बोला, अकेले जंगल में घूमना बहुत खतरनाक है। चलो, मैं तुम्हें गांव तक छोड़ देता हूं। तभी सामने से एक औरत की आवाज आई। उस आवाज में वो महिला पीछे खड़े बच्ची के पिता को धन्यवाद कह रही थी। जेरेड हैरान रह गया। वही आदमी जो कुछ देर पहले मदद की भीख मांग रहा था, अब अपनी बेटी के पास आने तक की कोशिश नहीं कर रहा था। फिर उस औरत ने वह बात कही जिससे सब साफ हो गया। उसने कहा, तुम मेरे लिए एक और शिकार ले आए हो। उसी पल जेरेड को मिशन नोटिफिकेशन मिला। मिशन, उस लड़की को बचाओ और उसे सिटी ऑफ होप वापस पहुंचाओ। जेरेड को याद आया कि पिछली जिंदगी में कई लोग डार्क फॉरेस्ट में घूमते हुए इस छुपे हुए क्वेस्ट में फंस चुके थे। सब लोग एक्सपीरियंस और रिवॉर्ड्स के लालच में इस मिशन को खुशी खुशी स्वीकार करते थे, और जेरेड भी इससे अलग नहीं था। अचानक दुश्मन का हाथ बदलने लगा। उंगलियां काली पड़ गईं और तेजी से लंबी होती चली गईं। कुछ ही पलों में जेरेड के सामने एक डरावना रूप खड़ा था। आधे इंसान, आधी मकड़ी का मॉन्स्टर। वह बोला, हिलना मत। जेरेड ने तुरंत लड़की से कहा, डरो मत, भागना नहीं। पहले मैं इन मॉन्स्टर्स को खत्म करता हूं, फिर तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास ले जाऊंगा। उसके पास कोई हथियार नहीं था सिवाय अपने डैगर के। अब सारी उम्मीद उसी पर थी। छलांग लगाकर जेरेड सीधे दुश्मन की तरफ दौड़ा। उसकी कोशिश थी कि कम से कम थोड़ा सा नुकसान तो पहुंचा ही दे। लेकिन जैसे ही डैगर मॉन्स्टर के पंजे से टकराया, जेरेड समझ गया। उस मकड़ी की खाल लोहे जैसी सख्त थी। ऊपर से एक औरत की खिलखिलाती हंसी गूंजी। वह बोली, तुम्हारे ये फिजिकल अटैक्स मेरे सामने कुछ भी नहीं हैं। जेरेड ने फिर से डैगर को उसके पंजे पर घुमाया, लेकिन एक भी खरोंच नहीं आई। स्थिति बिगड़ती देख जेरेड तुरंत पीछे कूद गया और सुरक्षित दूरी बना ली। तभी स्पिरिट प्रकट हुई और चेतावनी दी, यह स्पाइडर लेवल 20 बॉस है। तुम्हारे पास इसे हराने के लिए जरूरी स्किल्स नहीं हैं। जेरेड ने पीछे मुड़कर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैं यहां से अकेले नहीं जाऊंगा। लड़की ने सिर झुकाकर कहा, यही जिंदा बचने का इकलौता तरीका है। फिर उसने उससे सही फैसला लेने को कहा, लेकिन जेरेड इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसकी आंखों में अब सिर्फ दृढ़ निश्चय था। उसी पल उसे याद आया, असल दुनिया में एक वीडियो था जिसमें बताया गया था कि पास ही एक हिडन चेस्ट है। उसे उम्मीद थी कि उसमें कोई ऐसी स्किल होगी जो उसे जंग पलटने में मदद दे। जेरेड ने ट्रेन में कॉपी की गई स्किल एक्टिवेट की और तुरंत हिडन चेस्ट की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई। स्पाइडर वुमन उसके रास्ते में आई, लेकिन जेरेड उस पर समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह फुर्ती से उसके हमले की लाइन से हटते हुए सीधे उसके पंजों के नीचे से निकल गया। कुछ ही सेकंड में वह लगभग अपने लक्ष्य तक पहुंच चुका था। पीछे मुड़कर दुश्मन को एहसास हुआ वह खुद टारगेट ही नहीं थी। अब जेरेड खजाने के सामने था। उसने बिना देर किए चेस्ट खोला, लेकिन स्पाइडर वुमन उसे बढ़त लेने का मौका देने वाली नहीं थी और हमला करने दौड़ी। उसी पल चेस्ट खुल चुका था। अंदर वही चीज थी जिसकी जेरेड को तलाश थी, स्किल बुक, लाइटनिंग चेन। यह स्किल बिजली छोड़ती थी जो एक दुश्मन से दूसरे दुश्मन तक कूदती हुई हर वार में 200 डैमेज देती थी। जेरेड ने बिना सोचे नई स्किल एक्टिवेट की। उसका पहला निशाना था। स्पाइडर वुमन बिजली सीधे उसकी छाती में जा लगी। क्रिटिकल हिट। इसके बाद लाइटनिंग की एक श्रृंखला सभी दुश्मनों पर टूट पड़ी। एक के बाद एक सब ढेर होते चले गए। कुछ ही पलों में जंगल में खामोशी छा गई। जेरेड पूरी तरह सुरक्षित इस जंग से बाहर निकला, और स्पाइडर्स को हराने के बदले उसे मिला एक एपिक वेपन। यह एक जहरीला डैगर था जो स्पाइडर के वेनम में डूबा हुआ था और दुश्मन को पॉइजन कर देता था। छोटी बच्ची के पास जाकर जेरेड ने उसका हाथ थामा और कहा, अब मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। टाउन ऑफ होप में काफी भीड़ थी,
इसलिए जैरेड ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा ताकि वह फिर से खो न जाए। लेकिन तभी भीड़ में मौजूद एक आदमी ने जैरेड को पहचान लिया। उसने तुरंत अपने बॉस से कहा, मिल गया, यही है वो आदमी जिसने कार्ड चुराया था। एलेक्स रॉबिन्सन भीड़ में खड़ा जैरेड को घूरने लगा और अपने आदमियों को उस पर नजर रखने का आदेश दिया। जैरेड ने बिना कुछ समझे बच्ची को उसके घर पहुंचा दिया। घर पहुंचकर लड़की ने मुस्कुराते हुए उसका धन्यवाद किया और क्वेस्ट का रिवॉर्ड उसके हाथ में थमा दिया। म्यूजिक, वह रिवॉर्ड था रिंग ऑफ टालिया। यह रिंग लक 55 बढ़ाती थी। इनाम को देखकर जैरेड ने सोचा, गेम में जितनी ज्यादा लक होती है, क्वेस्ट्स के रिवॉर्ड्स उतने ही बेहतर मिलते हैं। तभी पास से एक आवाज आई। वहां एक लड़का था जो कुछ कॉइन्स लेकर लोगों के वेपन्स अपग्रेड कर रहा था। जैरेड की हैरानी देखकर पास खड़े एक प्लेयर ने बताया, इसका टैलेंट है फॉर्जिंग एनहांसमेंट। उसी पल वह मास्टर अपना काम पूरा कर चुका था और सबको एक स्टाइलिश और तेज तलवार दिखाई। जैरेड ने सोचा, यह स्किल मेरे बहुत काम आएगी। उसने हल्के से उस प्लेयर को छुआ। सिस्टम नोटिफिकेशन, एपिक टैलेंट कॉपीड, फॉर्जिंग एनहांसमेंट। जैरेड ने बिना समय गंवाए अपनी नई एबिलिटी टेस्ट करने का फैसला किया। उसने पॉइजन डैगर निकाला और उसे एनविल पर रख दिया। इंस्टिंक्ट के सहारे वह दी गए टूल्स यूज करने लगा। कुछ ही देर में उसने डैगर को लेवल 15 तक अपग्रेड कर दिया। अब जैरेड को अपनी इक्विपमेंट अपग्रेड की कोई चिंता नहीं थी। आसपास के प्लेयर्स खुलेआम उससे जलने लगे क्योंकि उसके पास था लेवल 15 एपिक डैगर। लेकिन तभी उसकी सारी ताकत अचानक खत्म हो गई। सिस्टम ने बताया, फॉर्जिंग के कारण एंड्योरेंस पूरी तरह खत्म हो चुकी है। जैरेड वहीं थककर खड़ा रह गया। एक स्पिरिट हेल्पर उड़ते हुए जैरेड के पास आई और उसे चेतावनी दी, मेरे मास्टर को अब तुरंत सबसे पास वाली टैवर्न में जाकर आराम करना चाहिए। टैवर्न एक खास जगह होती है जहां प्लेयर्स लड़ाई के बाद आराम करके अपनी पूरी ताकत वापस पा सकते हैं। टैवर्न में पहुंचकर जैरेड ने वहां के कर्मचारी को पैसे दिए और कहा, मुझे एक कमरा चाहिए। कमरे में जाते समय उसने पास में कुछ प्लेयर्स को डार्क फॉरेस्ट का क्वेस्ट पूरा करने की बात करते सुना और हल्के से मुस्कुरा दिया। बिस्तर पर लेटकर जैरेड ने सोचा, मुझे जितनी जल्दी हो सके लेवल 20 तक पहुंचना है, अपना प्रोफेशन चेंज करना है और भी ताकतवर बनना है। वह यह सब इसलिए करना चाहता था ताकि उसका पुराना बेस्ट फ्रेंड उसकी बिट्रेयल की कीमत चुका सके। अगले दिन पूरी तरह ठीक होकर जैरेड बाहर निकला कुछ ऐसा ढूंढने के लिए जो उसे जल्दी लेवल अप करने में मदद करे। लेकिन तभी उसने पीछे से कुछ अजीब आवाजें सुनी। जैरेड रुक गया और बोला, छिपना बंद करो और सामने आओ। तभी रास्ते पर एलेक्स सामने आया। वह हंसते हुए बोला, पिछली बार तुम लकी थे, लेकिन इस बार भाग पाना आसान नहीं होगा। समस्या यह थी कि एलेक्स अकेला नहीं था। उसके साथ उसके लोग भी थे जो पहले ही मैप छीनने की कोशिश कर रहे थे। वे सब धीरे धीरे जैरेड के करीब आने लगे। फिर एलेक्स ने एक इशारा किया, अटैक। लेकिन जैरेड डरा नहीं। वह सोच रहा था, अब इन्हें लाइटनिंग चेन स्किल दिखाने का वक्त आ गया है। जैसे ही उसने स्किल एक्टिवेट करनी चाहिए, बिजली बनने से पहले ही अचानक गायब हो गई। जैरेड ने अपनी हथेलियां देखीं और तुरंत समझ गया, उस पर साइलेंस कास्ट कर दिया गया है। इसका मतलब था वह स्किल्स यूज नहीं कर सकता। एलेक्स ठाका लगाकर बोला, कार्ड थीफ, अब तुम 2 मिनट तक कोई स्किल यूज नहीं कर पाओगे। अब अपनी किस्मत स्वीकार करो। उसी पल एक ताकतवर आदमी जैरेड की तरफ दौड़ा और पूरी ताकत से उसके चेहरे पर घूंसा मार दिया। लेकिन दुश्मनों की उम्मीद के बिल्कुल उलट, जैरेड की हेल्थ बार सिर्फ 3 पॉइंट्स ही कम हुई और सब हैरान रह गए। मुख्य किरदार के इक्विपमेंट का लेवल देखकर दुश्मन हैरान रह गए। सब उसे देखकर डर के मारे कुछ पल के लिए जम से गए। अपने साथियों की बेवकूफी देखकर एलेक्स का सब्र टूट गया और उसने खुद लड़ाई में उतरने का फैसला किया। थोड़ा सा आराम मिलते ही जैरेड ने उस अमीर आदमी के हथियार को देखा और समझ गया कि वह लेवल 15 का ब्लू रेरिटी बो था। दुश्मन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत अपना तीर कमान तान लिया ताकि जैरेड को यहीं खत्म कर दे। तीर छोड़ने से पहले एलेक्स ने घमंड से कहा, अब देखते हैं इस हथियार के सामने तू कितनी देर शांत खड़ा रहता है। अगले ही पल आसमान से तीरों की बारिश होने लगी। इतने सारे तीर थे कि बचने का कोई रास्ता नहीं था। हर तीर जैरेड को दर्द दे रहा था और उसकी हेल्थ तेजी से कम हो रही थी। लेकिन यही तो जैरेड चाहता था
क्योंकि अपनी सीक्रेट एबिलिटी एक्टिवेट करने के लिए उसे ज्यादा डैमेज लेना जरूरी था। जैसे ही जरूरी डैमेज पूरा हुआ, उसने अपनी रेस की यूनिक स्किल इस्तेमाल की, हेल ड्रैगन फ्लेम। जैरेड ने अपना हाथ दुश्मनों की ओर बढ़ाया। अगले ही पल ड्रैगन ने अपने मुंह से आग उगली और सिर्फ एक ही हमले में सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया। लड़ाई के बाद जमीन पर पड़ा था एलेक्स का बो। जैरेड ने उसे उठा लिया। हथियार उठाते हुए उसने मुस्कुराकर कहा, थैंक्स एक्सपीरियंस और रेयर इक्विपमेंट दिलाने के लिए। तभी सिस्टम ने बताया, प्लेयर हैज रीच्ड लेवल 20। अब उसे शहर जाकर प्रोफेशन चेंज ऑफिसर से मिलना था। कुछ देर बाद जैरेड वापस सिटी ऑफ होप पहुंच गया। अपोकलिप्स की दुनिया में एक खास जगह होती है, फाउंटेन ऑफ रीबर्थ। अगर कोई प्लेयर मर जाता है और उसके पास रिवाइव का चांस होता है, तो वह यहीं दोबारा जिंदा होता है। एलेक्स और उसके लोगों के पास से गुजरते हुए जैरेड ने शांत आवाज में कहा, सिल्वर मून बो के लिए धन्यवाद। गुस्से से भरकर एलेक्स ने धमकी दी, एक दिन मैं इसका बदला जरूर लूंगा। लेकिन जैरेड पर इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ। वह बिना रुके आगे बढ़ गया। शहर की गलियों में चलते हुए उसकी नजर करियर चेंज ऑफिसर पर पड़ी। जैरेड उसके पास गया और कहा, मैं अपनी प्रोफेशन चेंज करना चाहता हूं। बिना कोई सवाल पूछे ऑफिसर ने जैरेड की तरफ हाथ बढ़ाया और गंभीर आवाज में बोला, प्रोफेशन चेंज डंजन अब ओपन हो चुका है। अगले ही पल जैरेड के सामने एक लाल रंग का पोर्टल बना, जो बिल्कुल घूमते हुए फनल जैसा दिख रहा था। बिना ज्यादा सोचे जैरेड ने सीधे आगे बढ़कर उसमें कदम रख दिया। इस अपोकलिप्स की दुनिया में कुल 7 मेन प्रोफेशंस होते हैं, नाइट, बर्जर्कर, असैसिन, मेज, आर्चर, प्रीस्ट और बीस्ट टैमर। इन सब में सबसे कम पॉपुलर प्रोफेशन है बीस्ट टैमर। हालांकि इस प्रोफेशन में प्लेयर अपने बीस्ट से सारा काम करवा सकता है, लेकिन उन्हें रेज करना काफी मुश्किल होता है। इसी वजह से जैरेड पहले बीस्ट टैमर नहीं चुनना चाहता था, क्योंकि बीस्ट को रेज करते वक्त जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं वो प्लेयर और बीस्ट के बीच डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन ड्रैगन रेस के लिए सबसे सूटेबल प्रोफेशंस सिर्फ 2 ही हैं, नाइट और बीस्ट टैमर। नाइट की शुरुआत बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन लेट गेम में यह प्रोफेशन वीक पड़ जाता है। पिछली लाइफ में इसी वजह से बहुत सारे प्लेयर्स मारे गए थे। वहीं दूसरी तरफ बीस्ट टेमर एक यूनिक प्रोफेशन था। उसकी डिवाइन टैलेंट की वजह से प्लेयर दूसरों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा रिसोर्सेज हासिल कर सकता था। सब कुछ सोचने के बाद जैरेड ने फाइनली बीस्ट टैमर बनने का फैसला कर लिया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसके रिप्रेजेंटेटिव की तरफ बढ़ गया। तभी अचानक एक स्पिरिट प्रकट हुई और जोर देकर बोली कि जैरेड को अपना डिसीजन दोबारा सोचना चाहिए और कोई बेटर प्रोफेशन चुनना चाहिए। लेकिन जैरेड ऐसा इंसान नहीं था जो दूसरों की बातों में जल्दी आ जाए। जब सिस्टम ने उससे कंफर्म किया कि क्या वह सच में यही प्रोफेशन चुनना चाहता है, तो जैरेड ने बिना किसी हेजिटेशन के कंफर्म कर दिया। अगले ही पल सिस्टम ने उसे कंग्रेचुलेट किया और जैरेड के चारों तरफ पर्पल कलर की एनर्जी घूमने लगी। उसकी उंगली में एक पर्पल स्टोन वाली रिंग दिखाई दी, जो उसके प्रोफेशन चेंज की निशानी थी। जब जैरेड वापस गेम वर्ल्ड में आया, तो ऑफिसर ने उसे सक्सेसफुल प्रोफेशन चेंज के लिए बधाई दी। उसी समय 2 प्लेयर्स उसके पास से गुजरे और सिटी ऑफ द डेड में फेल होने को लेकर आपस में बहस कर रहे थे। जैरेड समझ गया कि सिटी ऑफ द डेड इस गेम का पहला डंजन है और अगर सही टीम मिल जाए तो वहां के बॉस को हराना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तभी उसकी साइड से कुछ लोगों की आवाज आई जो सिटी ऑफ द डेड के लिए प्लेयर्स रिक्रूट कर रहे थे और उनके पास पहले से ही एक मेंबर तैयार खड़ा था। तभी एक लड़की आगे आई और बोली कि वह उनकी टीम ज्वाइन करना चाहती है। ग्रीन स्वेटर पहने हुए लड़के ने खुशी खुशी कहा कि उनकी टीम में एक ब्यूटीफुल मैजिशियन के लिए परफेक्ट जगह है और उसने हाथ बढ़ाकर उसका स्वागत किया। उसी वक्त जैरेड अचानक खड़ा हुआ और जोर से बोला कि वह भी सिटी ऑफ द डेड जा रहा है और उनसे रिक्वेस्ट की कि उसे भी ग्रुप में शामिल कर लें। लीडर ने थोड़ा सोचा, क्योंकि उसे लगा कि बीस्ट टैमर फाइट में ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा, लेकिन टीम को एक और मेंबर की जरूरत थी। आखिरकार ग्रुप लीडर ने जैरेड को साथ ले जाने के लिए हां कर दी। सिटी ऑफ द डेड एक बहुत ही ग्लूमी जगह थी। चारों तरफ कब्रें थीं और वहां के पेड़ पौधे टेढ़े मेढ़े और सड़े हुए दिख रहे थे। चलते चलते लीडर ने जैरेड से पूछा, तुमने बीस्ट टैमर ही क्यों चुना? इस प्रोफेशन का डैमेज सबसे कम होता है। थोड़ा ऑकवर्ड होकर जैरेड ने सिर खुजलाते हुए जवाब दिया, मुझे एनिमल्स को रेज करना पसंद है, इसीलिए मैंने ये प्रोफेशन चुना।
अचानक साइड से एक तेज एरो टीम की तरफ उड़ता हुआ आया। सही समय पर अटैक नोटिस हो गया और ग्रुप के सभी मेंबर्स ने डॉज करके खुद को डैमेज से बचा लिया। अपने हाथ में वेपन एक्टिवेट करते हुए लीडर ने सबको वॉर्न किया कि एनिमीज पास आ रहे हैं। कुछ ही पलों में चारों तरफ स्केलेटन्स दिखाई देने लगे और हर सेकंड उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। ये अनडेड मॉन्स्टर्स ज्यादा टफ नहीं थे। एक ही स्ट्रॉन्ग हिट में उनकी हड्डियां चारों तरफ बिखर जाती थीं। लीडर ने अपने टीममेट्स की तरफ देखकर चिल्लाकर कहा, रेंज्ड मॉन्स्टर्स, तुम लोग संभालो। अपना रोल समझते हुए टीम की इकलौती लड़की ने अपना क्लोक उतारा और स्टाफ आगे की तरफ किया। मेज ने फायरबॉल कास्ट किया और एक ही अटैक में कई स्केलेटन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन अटैक करते समय उसकी बैक पूरी तरह ओपन रह गई। इसी मौके का फायदा उठाकर एक स्केलेटन पीछे से उस पर हमला करने वाला था। उसी वक्त जारेड ने अपनी बीस्ट टैमर स्किल्स यूज करना शुरू कर दिया। उसने तुरंत क्रोज का एक फ्लॉक समन किया। ये बीस्ट टैमर की बेसिक स्किल थी जो डेडली काले कौवों को बुलाती है। जारेड का प्लान परफेक्टली काम कर गया और लड़की पीछे से होने वाले डेडली अटैक से बच गई। मेज ने थोड़ी हेजिटेंट नजरों से जारेड की तरफ देखा और अपने सेवियर को थैंक्स कहा। जारेड तुरंत अपनी नई फ्रेंड के पास दौड़ा और उसकी रिस्ट को कसकर पकड़ लिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके साथ फिर से कुछ न हो जाए। अपने बाकी कॉमरेड्स के पास पहुंचकर जारेड ने कहा, ये मॉन्स्टर्स अनडेड हैं और थोड़ी देर में फिर से रिबॉर्न हो जाएंगे। हमें जल्दी यहां से निकलना होगा। ग्रुप लीडर ने मन ही मन टेमर की बात से अग्री किया और सबको आगे बढ़ने का ऑर्डर दे दिया। जब वो लोग मिशन ऑब्जेक्टिव के पास पहुंचे तो जारेड ने कहा, टैक्टिक सिंपल है, नाइट बॉस को एग्रो करेगा और बाकी लोग पीछे से डैमेज देंगे। बॉस ने सस्पिशियस नजरों से जारेड को देखा और पूछा, तुम्हें इतना सब कैसे पता? ऐसा लग रहा है जैसे तुम पहले भी यहां आ चुके हो। अपनी गलती समझते हुए जारेड ऑकवर्डली हंसा और बोला, बस ऑनलाइन गेम्स का एक्सपीरियंस है। टेम्पल के एंट्रेंस के पास पहुंचते ही जारेड ने अपने इन्वेंट्री से पॉइजनस डैगर निकाल ली ताकि अंदर टाइम वेस्ट न हो। लेकिन ग्रुप कमांडर ने वेपन देख लिया और उसके मन में गंदी सोच आ गई। उसे लगा कि टैमर की सारी लूट उसी की होनी चाहिए। कमांडर की चाल से अनजान जारेड ने टेम्पल का दरवाजा खोल दिया और कुछ कदम अंदर बढ़ गया। अचानक उसे एहसास हुआ कि पीछे से किसी के फुटस्टेप्स नहीं आ रहे। उसने पलटकर कहा, जल्दी आओ, अलग अलग रहना बहुत डेंजरस है। लेकिन तब तक वो घटिया कमांडर अपने अकॉम्प्लिसेस को प्लान बता चुका था। इसीलिए वो बॉस के साथ टेम्पल के अंदर गए ही नहीं। अगले ही पल मैं गेट जोर से चरमराया और पलटकर देखने पर दोनों ने देखा कि दरवाजा जोर से बंद हो चुका था। बाहर से फॉर्मर कॉमरेड्स की आवाज आई, तुम दोनों यहीं रुको, हम अभी वापस आते हैं। जारेड तुरंत समझ गया कि वो लोग उन्हें फंसाकर सारा एक्सपीरियंस और रिवॉर्ड खुद लेना चाहते हैं। अब ट्रैप्ड प्लेयर्स के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि इस क्वेस्ट का मेन इविल जाग चुका था। विलन ने जैसे ही अपने सामने दो स्ट्रेंजर्स को देखा, उसने बिना देर किए उन पर एक जबरदस्त आइस ब्लॉक अटैक कर दिया। प्रोटैगनिस्ट ने डेंजर को इंस्टेंटली पहचान लिया। उसने मजबूती से लड़की का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया, उसे अटैक से प्रोटेक्ट करते हुए। पीछे से जोरदार रंबल सुनाई दी। दोनों ने पलट कर देखा और लड़की ने एक बार फिर जारेड को थैंक्स कहा। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि मिनी ग्रुप के सामने लेवल 30 अनडेड आर्च मेज खड़ा है। एनिमी हवा में उठ गया और उसने एक पावरफुल स्पेल कास्ट किया जो अगले ही पल प्लेयर्स की तरफ दौड़ पड़ा। अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर जारेड समझ गया कि बिना टैंक के ये बॉस अटैक झेलना इम्पॉसिबल है। तभी उसकी नजर साइड में पड़ी और उसने देखा कि जमीन से 3 हुडेड हेड्स बाहर निकल रहे हैं। ये आर्च मेज की स्किल थी, समनिंग ऑफ सोल्स। लेकिन जारेड जानता था कि इन समन्स पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ज्यादा देर तक टिकते नहीं। समन सोल्स एक डिवाइन टैलेंट कार्ड जो अनडेड क्रीचर्स को 5 मिनट्स के लिए फाइट में बुलाती है। पार्टनर की तरफ देखते हुए जारेड ने कहा, बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। उसने लाइटनिंग चेन समन की और बोला कि उसे इस बॉस की वीकनेस पता है और वो बिना ज्यादा प्रॉब्लम के इसे हरा सकता है। लेकिन लड़की साइड लाइंस में बैठने वाली नहीं थी। उसने भी हेल्प करने का फैसला किया और मल्टीपल फायरबॉल एक्टिवेट करके विलन की तरफ अटैक कर दिया। पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस से जारेड को पता था कि आर्च मेज की नेक पर लगा जेम ही उसकी पावर सोर्स है और वही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस भी।
जैसे ही एनिमी अटैक में बिजी हुआ, जारेड ने टैमर पावर्स एक्टिवेट की। उसने क्रोस का एक फ्लॉक समन किया और उन्हें मिशन के मेन बॉस पर छोड़ दिया। मॉन्स्टर ने बर्ड से बचने की कोशिश की, लेकिन इसमें उसका काफी टाइम वेस्ट हो गया। इसी मौके का फायदा उठाकर जारेड अपने गोल की तरफ बढ़ता रहा। जंप लगाते हुए उसने एनिमी की नेक पर चमक रहे स्टोन को टारगेट किया। जैसे ही जारेड एनर्जी सोर्स तक पहुंचा, उसने बिना हेजिटेशन जैम को तोड़ दिया और उसी पल अनडेड आर्चमेज ने अपनी सारी ताकत खो दी। जैरेड का अगला स्टेप था मॉन्स्टर का सिर काट देना। जैसे ही उसने ऐसा किया, सिस्टम ने अनडेड को हराने पर उसे कंग्रेचुलेट किया। विक्ट्री के रिवॉर्ड में प्लेयर को मिला स्टाफ ऑफ फ्लोइंग लाइट। इस स्टाफ में एक स्किल थी, विंड क्राई, जो ब्लिजर्ड अनलीश करती है। स्टाफ हाथ में लेकर जारेड ने उसे अपनी पार्टनर को दिखाया। दोनों ही उस वेपन को हैरानी और एक्साइटमेंट से देखने लगे। तभी अचानक जारेड ने स्टाफ को पकड़ने का तरीका बदला और उसे लड़की की तरफ बढ़ा दिया। लड़की हैरान रह गई। जारेड ने मुस्कुराकर समझाया, ये वेपन मैजिशियन के लिए है, और वैसे भी अगर तुम हेल्प नहीं करती तो हम दोनों अब तक मर चुके होते। उधर बाहर खड़े लोग समझ गए कि फाइट खत्म हो चुकी है। उन्होंने सोचा कि अब अंदर जाकर ट्रॉफीज ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रेटर्स टेंपल के अंदर घुसे, उनकी आंखें फटी रह गईं। उनके सामने दो लोग जिंदा खड़े थे, जो उनके हिसाब से मर चुके होने चाहिए थे। गाल से खून पोंछते हुए जारेड सोचने लगा कि उसके पुराने साथी यहां क्या देखने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन एनिमीज का लीडर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने तुरंत अपने सबॉर्डिनेट्स को अटैक करने का ऑर्डर दे दिया। तीनों को पूरा भरोसा था कि मैजिशियन और टेमर अब बिल्कुल वीक हो चुके हैं, इसलिए बिना सोचे वे फाइट में कूद पड़े। अपने दोस्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए जारेड उसके सामने आ खड़ा हुआ, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। जब एनिमी पास आ गया तो जारेड ने पूछा, तुम लोग अपने ही कॉमरेड्स को बिट्रे क्यों कर रहे हो? एनिमी के गुस्से भरे चेहरे को देखकर जारेड चौंक गया। वो उसका पुराना बेस्ट फ्रेंड था, लेस्टर। जारेड समझ गया कि जीत के चांसेस कम हैं। उसने लड़की का हाथ पकड़ लिया, जिससे वो थोड़ा ब्लश कर गई। लेकिन इस बार जारेड ने हाथ इसलिए नहीं पकड़ा था कि वो रोमांटिक मोमेंट हो। वो उसकी यूनिक स्किल कॉपी करना चाहता था, वही स्किल जिससे सोल्स समन की जाती हैं। टैमर ने अपनी समन के लिए एक रिसेंटली मरे हुए अनडेड आर्च मेज को चुना, जो आइस मैजिक यूज करता था। मॉन्स्टर को एनिमीज की तरफ पॉइंट करते हुए जारेड ने चेतावनी दी, इस फाइट में तुम लोगों के पास कोई चांस नहीं है। एनिमी की आंखों के सामने आर्चमेज का सिर धीरे धीरे बर्फ की परत से ढकने लगा, और उन्हें समझ ही नहीं आया कि यह लड़का इतनी खतरनाक एबिलिटीज आखिर लाया कहां से। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि तीनों प्लेयर्स मर चुके हैं, और अब उनमें से किसी के पास भी रिवाइव होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन तभी जारेड को महसूस हुआ कि उसके शरीर से ताकत निकलती जा रही है। उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो एक तरफ गिरने लगा। लड़की तुरंत उसके पास दौड़ी। उसने जारेड को चेक किया और समझ गई कि उसके नए दोस्त की स्टैमिना बिल्कुल मिनिमम पर है। उसे तुरंत टैवर्न जाना चाहिए। बेहोशी की हालत में जारेड के दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगीं। उसे याद आया कि एक बार उसने एक गेम में सेकंड प्लेस हासिल किया था। तब वो बच्चा था और रोते हुए अपने पिता से बोला था कि वो इन गेम्स से थक चुका है और कुछ नया खरीदने को कहा था। पिता ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, जिस दिन तुम फर्स्ट प्लेस लाओगे, उसी दिन नया गेम खरीद दूंगा। ये सुनते ही जारेड की आंखें चमक उठीं। उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, तो अगली बार मैं जरूर फर्स्ट आऊंगा। पिता गेम को हाथ में लेकर धीरे धीरे बाहर चले गए, और जारेड ने मन ही मन सोचा कि अगर वो यहां जीत गया तो फिर कभी कोई नया गेम नहीं खेलेगा। कुछ देर बाद जारेड को होश आया। वो बेड पर बैठा और सोचने लगा कि रिकवरी में कितना टाइम लगा। जब उसने उठकर खुद के लिए पानी डाला तो उसकी नजर टेबल पर रखे एक छोटे से लेटर पर पड़ी। मैसेज पढ़ते ही जारेड के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। लेटर एलिसन वुड की तरफ से था। उसने उसे बचाने के लिए थैंक्स कहा था और लिखा था कि वो अपने ब्रदर को ढूंढने निकल गई है। उसने ये भी बताया कि ट्रेडर्स का सारा सामान स्टोरेज रिंग में रखा है, जो फ्यूचर में काम आ सकता है। जारेड ने तुरंत इन्वेंट्री ओपन की। आइटम्स देखकर उसे समझ आ गया कि उस ग्रुप ने कई प्लेयर्स को मारा था। जारेड ने तय किया कि अब उसे इक्विपमेंट की कोई टेंशन नहीं है। अब बस एक ही चीज बाकी थी,
अपने लिए एक बीस्ट ढूंढना। मैप खोलते हुए उसे याद आया कि नॉर्थ साइड में एक ऐसा डंजन है जहां लेवल 40 तक के बीस्ट्स मिलते हैं, लेकिन मामला इतना सिंपल नहीं था। इस बार उसे ऐसे टीममेट्स चाहिए थे जो उन ट्रेटर्स जैसे न हों। कई घंटे रिलायबल पार्टनर्स ढूंढने में लगाने के बाद जारेड को एहसास हुआ, कहना आसान है लेकिन सही लोग ढूंढना वाकई मुश्किल है। तभी जारेड की नजर एक लड़की पर पड़ी जो लोगों को अपनी गिल्ड ज्वाइन करने के लिए बुला रही थी। ये देखकर जारेड को समझ आ गया कि खुद की गिल्ड बनाना उसके लिए सबसे रिलायबल ऑप्शन है और अब उसे यही करना चाहिए। उसे अपनी पास्ट लाइफ याद आई जब उसने गेम में एंट्री लेते ही लेस्टर के साथ टीम बना ली थी और ये भूल गया था कि असली ताकत तो एक स्ट्रांग गिल्ड में होती है। जारेड उस महिला एनपीसी के पास गया और बोला कि वो अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता है। एनपीसी ने अपनी बुक खोली और जारेड से उसकी गिल्ड का नाम पूछ लिया। तभी जारेड को अपने पिता की एक पुरानी बात याद आई। उन्होंने कहा था कि इस गेम के क्रिएटर्स खुद गॉड हैं और जो प्लेयर्स इसमें खेलते हैं वो असल में गॉड को चैलेंज करने वाले इंसान हैं। इसी सोच के साथ जारेड ने अपनी गिल्ड का नाम रखा, हंटिंग फॉर द गॉड्स। अब अगला टास्क साफ था, प्लेयर्स को रिक्रूट करना। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका था ऐसी जगह जाना जहां एक्सपर्ट प्लेयर्स ज्यादा हों। स्केड्यूल के मुताबिक सर्वाइवल मिशन के बाद बचे हुए प्लेयर्स के बीच पहली कंपटीशन शुरू होने वाली थी। जारेड समझ गया कि गिल्ड मेंबर्स चुनने के लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा और वो सीधे रजिस्ट्रेशन वाली जगह की तरफ निकल पड़ा। कंपटीशन 1-on-1 ड्यूअल के फॉर्म में होने वाली थी। विनर को मिलेगा 100 गोल्ड और 1 रेयर स्किल। जैसे ही जारेड ने मिशन एक्सेप्ट किया, गेम ने उसे तुरंत फ्यूचर पार्टिसिपेंट्स की मीटिंग में टेलीपोर्ट कर दिया। स्टैंड से प्रेजेंटर पहले से ही बोल रहा था। वो अपोकलिप्स की पहली ड्यूअल कंपटीशन में लड़कों और लड़कियों का स्वागत कर रहा था। ये पूरी कंपटीशन हेवनली अरीना में होने वाली थी, जो सिटी ऑफ होप के किसी भी हिस्से से दिखाई देती थी। जारेड बाकी प्लेयर्स के बीच खड़ा था। होस्ट कुछ बोल रहा था, लेकिन जारेड आसपास की बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि वो काफी देर तक सोता रह गया था। उसके आसपास कई प्लेयर्स ऐसे थे जो पहले ही लेवल 30 तक पहुंच चुके थे। जब अरीना में फाइट्स शुरू हुई तो जारेड फाइटर्स को क्यूरियोसिटी से देखने लगा। सबसे पहले रिंग में उतरे एक असैसिन और एक मैजिशियन। दोनों ही पूरा कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे और पहली नजर में यह बताना मुश्किल था कि आखिर विनर कौन बनेगा। मेज का चेहरा काफी सीरियस था। वो अपना स्टाफ सामने पकड़कर लगातार एनिमी पर अटैक कर रहा था। उसने शैडो प्रिजन स्किल यूज की, जिससे सामने वाला असैसिन जकड़ गया और उसे हैवी शैडो डैमेज मिलने लगा। असैसिन को समझ आ गया कि वो ये फाइट हारने वाला है। घबराहट में उसने मेज को पैसों का ऑफर दिया और सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने बहुत गलत इंसान को ऑफर दे दिया था। इस वक्त मेज के लिए मनी कोई प्रायोरिटी नहीं थी। उसके दिमाग में पुरानी बातें घूमने लगीं। अगर कभी उसके पास काफी पैसा होता तो उसकी कंपनी बंद नहीं होती और बैंकरप्सी नहीं आती। कंपनी के डूबते वक्त ही उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा शॉक आया था। उसकी वाइफ और डॉटर के साथ कुछ बुरा हुआ था। इन्हीं सब कारणों से अरीना में खड़े ये मेजेस ने अपोकलिप्स गेम को शुरू किया था। एनिमी का ऑफर सुनते ही मेज का गुस्सा और भड़क गया। उसने साफ कहा कि वो कभी हार नहीं मानेगा। अगले ही पल उसने एक जबरदस्त अटैक किया जो इस ड्यूअल का फाइनल ब्लो बन गया। मेज जीत गया और नेक्स्ट राउंड में पहुंच गया। साइड में खड़ा जेरेड ये सब ध्यान से देख रहा था। उसने मान लिया कि ये प्लेयर सच में काफी स्ट्रांग है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आया, टेमर के लिए ओपोनेंट सिलेक्ट हो चुका है, जोई विल्सन। ये नाम सुनते ही जेरेड को अपनी पास्ट लाइफ याद आ गई। वर्ल्ड चैट में उसने ये नाम कई बार सुना था, जहां जोई की पावर की बातें होती थीं। एक्साइटेड होकर जेरेड ने तुरंत बैटल आइकॉन प्रेस कर दिया। अरीना में पहुंचते ही जोई उसके सामने आ गया। कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि अब फाइट शुरू होने वाली है। जोई ने नोटिस किया कि जेरेड की एचपी कम है, तो नाइट होने के नाते उसने जेरेड से पहला अटैक करने को कहा। वो उसे घूरते हुए दोबारा बोला, स्टार्ट द ड्यूअल। अटैक शुरू करने से पहले टमर ने कामली कहा कि किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब भी विनर और लूजर डिसाइड नहीं हुए हैं। जोई ने जब अपनी सोर्ड शीथ से निकाली तो बोला कि वो जेरेड के कॉन्फिडेंस की रिस्पेक्ट करता है।
जोई सोर्ड गार्डियन यूज करने वाला था, जिससे कई सोर्ड सोल्स समन होती हैं और हर एक सोल 5 सोर्ड डैमेज तक सह सकती है। अगले ही पल जैरेड को स्किल का रिफ्लेक्टेड डैमेज लगा और उसकी 200 एचपी कम हो गई। तभी हमारे हीरो को समझ आ गया कि एनिमी को डैमेज देने से पहले उसे उन 4 सोर्ड सोल्स को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन जोई को जैरेड की सोच से कोई मतलब नहीं था। वो पहले से ही नेक्स्ट अटैक के लिए रेडी हो चुका था। जैरेड की तरफ दौड़ते हुए नाइट बोला, डाउट्स एनिमी को तुम्हें मारने का चांस देते हैं। उसी मोमेंट जैरेड को याद आया कि उसके इन्वेंट्री में डिफीटेड एनिमीज से मिले कई यूजफुल आइटम्स पड़े हैं। उसने तुरंत अनडेड आर्मर सिलेक्ट की, जो ये एबिलिटी देती थी कि फेटल डैमेज मिलने पर भी वो मरेगा नहीं। अब खुद को सेफ महसूस करते हुए जैरेड सीधा एनिमी की तरफ बढ़ा। अब जोई की सोर्ड्स उसके लिए डरावनी नहीं थीं। जोई को अब तक समझ नहीं आया था कि टेमर ने क्या तैयारी की है। कॉन्फिडेंस में उसने कहा, तुम खत्म हो चुके हो। तभी सिस्टम मैसेज आया, क्योंकि प्लेयर ने आर्मर यूज की है, फेटल डैमेज मिलने पर वो नहीं मरेगा और उसकी 10% एचपी रिस्टोर हो जाएगी। अरीना में 2 पावरफुल फोर्सेस टकराईं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। अचानक एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। जोई हैरान रह गया कि सोर्ड सोल्स के रिफ्लेक्टेड डैमेज के बाद भी उसका ओपोनेंट अभी जिंदा था। नाइट के हेजिटेशन का फायदा उठाकर जैरेड ने अटैक किया और पॉइजन डैगर से एक जबरदस्त क्रिटिकल हिट दे मारा। तुरंत सिस्टम नोटिफिकेशन आया, जैरेड ड्यूअल जीत चुका है और सक्सेसफुली नेक्स्ट राउंड में पहुंच गया है। जोई के पास आकर जैरेड ने हाथ बढ़ाया और पूछा कि क्या वो उसकी गिल्ड ज्वाइन करना चाहेगा। स्माइल के साथ जोई ने थोड़ा टाइम मांगा, क्योंकि वो समझ गया था कि ये डिसीजन काफी इंपॉर्टेंट है। जब फर्स्ट राउंड की सारी फाइट्स खत्म हुई तो होस्ट ने सभी विनर्स को कॉन्ग्रेचुलेट किया और सेकंड राउंड अनाउंस कर दिया। अरीना में 2 मैजिशियंस बैटल के लिए रेडी थे, एलिसन वुड और वही मेज जिसने असैसिन को हराया था। स्पेक्टेटर्स दोनों राइवल्स को देखकर एक्साइटेड होकर बातें करने लगे, क्योंकि फर्स्ट राउंड के बाद सब उनकी स्ट्रेंथ समझ चुके थे। एलिसन को देखते हुए उस आदमी ने कहा कि वो उसे सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो एक लड़की है, लेकिन एलिसन को बेकार की बातें करने का कोई शौक नहीं था। उसने सीधे मैजिशियन को चैलेंज किया कि अपनी एबिलिटीज दिखाओ। धीरे धीरे स्पेक्टेटर्स उस जगह जमा होने लगे जहां दोनों मैजिशियंस की फाइट होने वाली थी। सब बड़े इंटरेस्ट से इस बैटल को देखने लगे। स्ट्रॉन्गेस्ट विजर्ड्स की फाइट की अफवाह भीड़ में आग की तरह फैल गई और हमारा हीरो जैरेड भी इसे मिस नहीं करना चाहता था। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए जोई बोला कि वो जिम जा रहा है और जरूरत पड़ी तो चैट में मैसेज कर देना। जैरेड ने कंधे उचका दिए, सोचते हुए कि उसका दोस्त सच में एक इमोशनलेस ग्राइंड मशीन है। गेम से निकलते वक्त नाइट ने कहा, अगर तुम चैंपियन नहीं बने तो बाद में बहुत रिग्रेट करोगे। जोई को जाते हुए देखकर जैरेड अरीना की तरफ बढ़ा। उम्मीद थी कि वहां से उसे अपनी टीम के लिए एक और एक्सपर्ट मिल जाए। क्राउड को चीरते हुए जब वो फाइटर्स के पास पहुंचा तो उसने एक ओपोनेंट को पहचान लिया। वो एलिसन थी और उसके सामने खड़ा था वही पावरफुल मैजिशियन। एलिसन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी थी और उसके हाथ में वही स्टाफ था जो कुछ देर पहले जैरेड ने उसे दिया था। दोनों ड्यूलिस्ट्स एक दूसरे के सामने रुक गए। कोई भी पहले अपनी पावर दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन आखिरकार एलिसन ने मूव किया। उसने एक आइसी विंड समन की और उसे रेमंड की तरफ भेज दिया। रेमंड हंस पड़ा और बोला, तुम्हारे पास बड़ा शानदार स्टाफ है जो बहुत जल्द मेरा होने वाला है। इस पर एलिसन ने जवाब दिया, जीतने से पहले ज्यादा बोलना बंद करो, वरना बाद में शेम महसूस होगी। अगले ही पल रेमंड पर मीटियर शावर बरस पड़ा। हर मीटियर 500 फायर डैमेज दे रहा था। इस अटैक के बाद ज्यादातर लोग एलिसन को फेवरेट मानने लगे, लेकिन जैरेड के दिल में एक अजीब सा बैड फीलिंग थी। मैजिशियन के चेहरे से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो हार रहा है। उल्टा, अब उसके चेहरे पर एक क्रीपी ग्रिन थी। अचानक अरीना में एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ, जिससे वहां मौजूद हर इंसान डर गया और फाइट को और भी ध्यान से देखने लगा। कुछ देर के लिए लोगों के आसपास की हवा तेज और जहरीले स्मोक और अजीब सी बदबू से भर गई। जैसे ही एक्सप्लोजन का असर खत्म हुआ, सबने देखा कि रेमंड बैटलफील्ड से गायब था, लेकिन वो अकेला नहीं था। एलिसन भी उसके साथ ही कहीं गायब हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद दोनों ओपोनेंट्स फिर से ऑडियंस के सामने आए, लेकिन इस बार एलिसन जमीन पर गिरी हुई थी और मैजिशियन उसका स्टाफ अपने हाथ में पकड़े हुए था।
अपनी दोस्त को ऐसी हालत में अकेला छोड़ना जैरेड को मंजूर नहीं था। वो फेंस पार करके सीधे उसकी मदद के लिए पहुंच गया। जैसे ही जैरेड एलिसन के पास पहुंचा, वो रोते हुए अपने स्टाफ के खोने के लिए माफी मांगने लगी। लेकिन जैरेड ने उस बात को इग्नोर कर दिया। उसने पहले यह कंफर्म किया कि वो सेफ है या नहीं। सब ठीक देखकर जैरेड ने प्रॉमिस किया, मैं फाइनल तक जाऊंगा और तुम्हारा स्टाफ वापस लेकर आऊंगा। इसके बाद बैटल्स और विक्ट्रीज की एक लंबी सीरीज शुरू हो गई, क्योंकि जैरेड मैजिशियन गर्ल से किया गया प्रॉमिस तोड़ नहीं सकता था। कई राउंड्स के बाद आखिरकार चैंपियनशिप के लिए सिर्फ 2 नाम बचे, रेमंड और जैरेड। जब दोनों आमने सामने आए, रेमंड ने चिल्लाकर कहा, तुम सच में इतने स्कैरी दिखते हो क्या? फिर उसने अपना स्टाफ निकाला और जमीन पर मारते हुए बोला, अगर हिम्मत है तो इसे ले लो। जैसे ही स्टाफ जमीन से टकराया, दोनों ड्यूलिस्ट्स एक अलग ही जगह टेलीपोर्ट हो गए। ये जगह थी स्पेस ऑफ नथिंगनेस। इस स्पेस में क्रिएटर का डैमेज 30% बढ़ जाता है और एनिमी का डैमेज 30% कम हो जाता है। रेमंड ने ऐलान किया, यहां कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। यहां रीस्पॉन का चांस भी अब्जॉर्ब हो जाता है। मरने के बाद भी प्लेयर यहीं रहता है। लेकिन जैरेड उसकी बातों से जरा भी इंप्रेस नहीं हुआ। उसने इस टैलेंट को कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गया। अगले ही पल रेमंड ने शैडो एरो से हमला किया और जैरेड का एचपी सीधे 700 कम हो गया। जैरेड समझ गया, अगर एक नॉर्मल स्पेल उसकी 1/3 हेल्थ ले सकता है तो वो ज्यादा देर नहीं टिकेगा। तभी उसके दिमाग में एक रिस्की लेकिन ब्रिलियंट आइडिया आया, खुद को मारकर अपना एकमात्र रिवाइवल चांस यूज करना। रेमंड की शॉक्ड आंखों के सामने जैरेड ने खुद को डैगर से स्टैब कर लिया। तुरंत सिस्टम ने नोटिफाई किया, प्लेयर डेड। लेकिन अगले ही पल गेम से एक और नोटिफिकेशन आया, रिवाइवल एक्टिवेटेड। ये स्पेशल स्पेस रेमंड ने खुद बनाया था और यहां रूल ऐसा था कि प्लेयर मरने के बाद फाउंटेन पर नहीं, उसी जगह रीस्पॉन होता है जहां वो मरा था। लड़ाई जारी रखने के लिए जैरेड ने एलिसन की स्किल यूज की और अपनी सोल समन कर ली। इससे उसकी एबिलिटीज सीधे डबल हो गईं। अब रेमंड को समझ आ गया था कि एनिमी के पास वाकई जीतने का चांस है। ये सोचते ही मैजिशियन गुस्से से भर गया। जैरेड ने ठंडे अंदाज में कहा, एक रिवाइवल गया है, लेकिन तुम बचकर नहीं निकलोगे। उसी पल काले क्रोज का झुंड रेमंड की तरफ उड़ पड़ा। इतने ज्यादा थे कि उसे डॉज करने का भी मुश्किल से टाइम मिला। जैरेड समझ गया, अब अटैक करने का परफेक्ट मौका है। टमर ने अनाउंस किया, अब शुरू करते हैं। गोस्ट्स के साथ तेजी से रेमंड की तरफ दौड़ते हुए जैरेड ने कहा, इस बार अटैक्स का डिफरेंस फील करना। रेमंड को साफ दिख रहा था कि जैरेड अब पहले से कहीं ज्यादा फास्ट था। स्पिरिट और जैरेड दोनों ने एक साथ उस पर हाथ रखा और दोनों ने लाइटनिंग चेन एक्टिवेट कर दी। जबरदस्त इलेक्ट्रिक करंट मैजिशियन के शरीर में दौड़ गया। वो ना हिल पा रहा था, ना ठीक से सांस ले पा रहा था। गेम ने नोटिफाई किया, डबल लाइटनिंग चेन से रेमंड को 800 एचपी डैमेज। लेकिन रेमंड इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी आखिरी ताकत इकट्ठा की और एक और स्किल यूज की। जैरेड को पता नहीं चला, लेकिन एक तेज डैगर उसकी पीठ की तरफ बहुत स्पीड से उड़ रहा था। उसी पल स्पिरिट ने उसे देख लिया और अपने मास्टर को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। पीछे से अजीब सी आवाज आई। जैरेड ने पलट कर देखा, गोस्ट धीरे धीरे गायब हो रहा था। यह देखकर जैरेड का गुस्सा फूट पड़ा। उसने मुट्ठियां भींची और सीधे रेमंड की तरफ दौड़ा। उसे पकड़कर उसका सिर जोर से बर्फ पर पटक दिया। आइस टुकड़ों में टूट गया। क्योंकि यह स्पेस रेमंड की पावर से बनी थी और वो बुरी तरह घायल हो चुका था, तो पूरा स्पेस क्रैक होने लगा और धीरे धीरे कोलैप्स होने लगा। यहां से जल्दी निकलने के लिए जैरेड ने उस स्पेस का एक वीक पॉइंट ढूंढा और वहीं जोरदार वार कर दिया। अगले ही पल सारे प्लेयर्स वापस अरीना में ट्रांसपोर्ट हो गए। सिस्टम ने अनाउंस किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जैरेड इज द चैंपियन। होस्ट तुरंत उड़ते हुए जैरेड के पास आया, उसका हाथ पकड़ा और सबके सामने ऊपर उठाकर विनर को ऑनर किया। जैरेड उस पल को पूरा एंजॉय कर रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया और वो सारे ट्रायल्स सरवाइव कर पाया। क्राउड में खड़ी एलिसन अपने दोस्त को एडमिरेशन से देख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जैरेड ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। तभी प्रेजेंटर ने एक चेस्ट की तरफ इशारा किया और बताया कि उसके अंदर हिस्टोरिकल रेरिटी का इक्विपमेंट है। जैरेड बिना देर किए रिवॉर्ड की तरफ दौड़ा।
उसके मन में बस एक ही बात थी, अब पॉइजन डैगर बदलने का टाइम आ गया है। जैसे ही उसने चेस्ट खोला, सिस्टम ने नोटिफाई किया, सोर्ड ऑफ आइस एंड फायर अक्वायर्ड। उसी पल जैरेड समझ गया कि उसका रीबॉर्न होने का डिसीजन एकदम सही था। उसने स्टाफ भी वापस दिलाया और खुद को एक पावरफुल न्यू वेपन भी मिल गया। सोर्ड को इन्वेंट्री में रखते हुए टेमर ने मेज से कहा, गेम में है, इसका मतलब ये नहीं कि हम जो चाहें वो करें। तभी दूर से जैरेड की नजर एलिसन पर पड़ी और वो क्राउड के बीच से उसकी तरफ बढ़ा। चारों तरफ फैंस चिल्ला रहे थे, जॉइन माई गिल्ड, एड मी चैंपियन। जैरेड ने एलिसन को उसका वेपन लौटाया और पूछा कि क्या वो अपने ब्रदर को ढूंढना चाहती है। एलिसन ने हां में जवाब दिया। इसके बाद जैरेड ने मेन्यू खोला तो देखा कि उसकी गिल्ड में 100 से ज्यादा लोग ज्वाइन रिक्वेस्ट भेज चुके हैं। धीरे धीरे लोग उसके आसपास जमा होने लगे और गिल्ड में ऐड करने को कहने लगे। इतनी भीड़ से बचने के लिए जैरेड ने अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ा और दोनों वहां से भाग गए। जब वो क्राउड से दूर निकले, जैरेड ने सोचा, गिल्ड की सीट्स लिमिटेड हैं, वो सबको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसी समय एक स्ट्रेंजर उनके पास आया और एलिसन को घूरने लगा। ये देखते ही जैरेड तुरंत उसके आगे खड़ा हो गया और उसे अपने बॉडी से कवर कर लिया। हैंडलर के कंधे के ऊपर से देखते हुए एलिसन ने टॉड मार्टिन को पहचान लिया। वो उसके बड़े भाई का फ्रेंड था। एलिसन ने तुरंत पूछा कि उसका भाई कहाँ है। टॉड ने सिर झुकाते हुए कहा कि उसका भाई किसी जरूरी काम में बिजी है और इसलिए उसने उसे अपनी बहन की प्रोटेक्शन के लिए भेज दिया है। जैरेड के चेहरे पर कंफ्यूजन देखकर एलिसन ने समझाया कि वो इस आदमी को जानती है और उस पर भरोसा किया जा सकता है। अपनी फ्रेंड पर ट्रस्ट करते हुए जैरेड ने टॉड को बताया कि वो लोग डंजन टूम्ब ऑफ द ड्रैगन क्राउन जाने वाले हैं। टॉड ने सीरियस फेस बनाकर कहा कि वो बिना किसी सवाल के उनके साथ चलेगा। कुछ देर बाद डंजन के एंट्रेंस पर टीम को जोई मिला। उसने गिल्ड के हेड को चैंपियन बनने पर कंग्रेचुलेट किया। नाइट की तरफ मुस्कुराते हुए जैरेड ने कहा कि अब केव के अंदर चलते हैं क्योंकि पूरी टीम असेंबल हो चुकी है। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि कोई उनका पीछा कर रहा है और उनके इंटेंशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। जैसे ही स्क्वाड डंजन के अंदर घुसी, उनके सामने एक लंबा और चमकदार कॉरिडोर खुला जिसकी दीवारों के किनारे स्टैच्यूज खड़ी थीं। एलिसन क्यूरियोसिटी में एक स्टैच्यू के पास गई और उसे ध्यान से देखने लगी। अचानक उस स्टैच्यू से सारी मिट्टी झड़ गई। उसकी आंखें स्कारलेट रेड लाइट से चमक उठीं और वो अब एक डेकोरेशन नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर बन चुका था। एलिसन तुरंत अपने साथियों के बीच छिप गई। जैरेड ने अलर्ट करते हुए कहा कि यही टूम के मेन मॉन्स्टर्स हैं। जोई को आवाज देते हुए उसने कहा, तुम टैंक बनोगे, बाकी सब तुम्हें कवर करेंगे। फाइट शुरू होने से पहले टेमर ने सबको एक दूसरे के पास रहने का आदेश दिया। अगले ही पल एक नाइट मॉन्स्टर टीम की तरफ बढ़ा और तलवार घुमाकर अटैक कर दिया। जोई चिल्लाया, ये टिन कैन्स मुझे कभी नहीं मार सकते। उसने अपनी सोर्ड निकाली और बिना किसी परेशानी के अटैक को ब्लॉक कर दिया। इसके बाद जोई की आंखों में आग सी जल उठी और उसने फॉर्मर स्टैच्यूज की भीड़ में कूदकर कॉन्फिडेंस के साथ हेवी डैमेज देना शुरू कर दिया। जोई के पीछे पीछे जैरेड भी आगे बढ़ा और बचे हुए एनिमीज को फिनिश करता गया। टीम में टॉड और एलिसन लॉन्ग रेंज कॉम्बैट संभाल रहे थे। अभी लड़ाई पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी कि सामने एक स्ट्रेंजर दिखाई दिया जो घोड़े पर सवार था और ये उसके लिए साफ एडवांटेज था। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि उनके सामने लेवल 35 ड्रैगन ब्लड नाइट है। ऊपर से टीम को देखते हुए उसने अपनी सोर्ड निकाली और घोड़े को कमांड देकर पूरी स्पीड में चार्ज कर दिया। नए एनिमी पर नजर रखते हुए जोई ने दिमाग में प्लान बनाना शुरू किया कि इस फाइट को कैसे जीता जाए। सबसे पहले उसने सोर्ड डिफेंस एक्टिवेट किया और उसके पीछे एक गोस्टली नाइट दिखाई दिया। दूसरा वेपन निकालते हुए जोई ने खुद को एक ऐसे ओपोनेंट के लिए तैयार किया जो पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। जोई ने लेवल 2 सोर्ड व्हर्लविंड यूज किया जो अपने रेडियस में सभी एनिमीज को 3000 फिजिकल डैमेज देता है। अटैक सक्सेसफुल होते ही उसने सोर्ड नीचे कर ली, लेकिन एनिमी पर अब भी सतर्क नजर बनाए रखी। एनिमी ने देखा कि उसके सारे सपोर्टर्स खत्म हो चुके हैं, तो उसने अपनी आखिरी ताकत से लॉर्ड शुगर को समन कर दिया। उसी वक्त टावर ऑफ इटर्निटी के ऊपर चांद निकल आया और पूरी जगह को रोशनी से भर दिया। काशल के अंदर दो लोग एक बड़ी स्क्रीन पर जैरेड और उसकी टीम की फाइट देख रहे थे।
उनमें से एक आदमी बोला कि उसे मेन कैरेक्टर में अपने एक पुराने जानने वाले की झलक दिख रही है जो बहुत पहले मर चुका है। ये अतीत की कहानी थी जिसके बारे में वो बात नहीं करना चाहता था, लेकिन इस सिमिलैरिटी से इंट्रीग्ड होकर टावर के ओनर ने फैसला किया कि वो इस टेस्ट की डिफिकल्टी और बढ़ाएगा। सिस्टम ने अनाउंस किया कि ग्रीडी ड्रैगन शिग्वार ने अपने मरे हुए सबॉर्डिनेट्स की पावर अब्सॉर्ब कर ली है और अब वो सेकंड रैंक क्राउन ड्रैगन बन चुका है। ये सुनकर जैरेड बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ, क्योंकि इसका मतलब था कि बॉस से गिरने वाला मॉन्स्टर एग और भी ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन पार्टी के बाकी मेंबर्स डर गए क्योंकि ड्रैगन का अटैक उनका एचपी डेंजरसली कम कर रहा था। जैरेड समझ गया कि इस वक्त वही अकेला है जो शांति से सोच रहा है। उसने जोई को कमांड दिया, सोर्ड डिफेंस यूज करो। खुद कुछ कदम आगे बढ़ते हुए जैरेड ने ड्रैगन को ध्यान से देखना शुरू किया। नाइट ने वार्निंग दी कि यह ड्रैगन बहुत ज्यादा डैमेज करता है और वो सिर्फ एक ही अटैक ब्लॉक कर पाएगा। टीम मेट की बात सुनते ही जैसे ही ड्रैगन का ब्रेथ अटैक खत्म हुआ, जैरेड पहले से अटैक के लिए रेडी था। पीछे मुड़कर टेमर ने टॉड को चिल्लाकर बोला, आइस पर शूट करो, क्योंकि यही उस मॉन्स्टर का एकमात्र वीक पॉइंट था। टॉड ने तुरंत स्लीप एरो यूज किया, जो स्लीपिंग ड्रग्स से कोटेड था और टारगेट को 4 सेकंड्स के लिए स्टन कर देता है। एरो सिर्फ बीस्ट के फेस पर लगा, लेकिन उसका इफेक्ट काफी स्ट्रांग था। ड्रैगन कमजोर पड़ते ही जैरेड ने टीम को शाउट किया, अभी अटैक करो, चांस मत छोड़ो। जोई ने फिर से अपनी ब्लेड्स शीथ से निकाली और एनिमी पर टूट पड़ा। टॉड डिस्टेंस से कवर दे रहा था, लगातार स्नेक के वीक पॉइंट्स एम कर रहा था। एलिसन भी पीछे नहीं रही। उसने स्टाफ घुमाया और आइस विंड क्राई समन करके एनिमी को फ्रीज कर दिया। इसी मौके पर जैरेड ने जंप लगाया, ड्रैगन के ऊपर चढ़ा और उसकी हेड पर सोर्ड से जोरदार वार किया। ड्रैगन को बचने का कोई चांस नहीं मिला। सिस्टम ने अनाउंस किया, ग्रीडी क्राउन ड्रैगन रैंक 2 डिफीटेड। पूरी ग्रुप को विक्ट्री रिवॉर्ड मिला। आइटम्स देखकर टमर खुशी से बोला कि हायर रैंक बॉस हमेशा ज्यादा लूट ड्रॉप करता है। रिवॉर्ड्स डिवाइड करने का वक्त आया तो जैरेड ने कहा, तुम सब लूट ले लो, मुझे सिर्फ एग चाहिए। लेकिन तभी हॉल में अचानक काफी सारे लोग घुस आए। उनका इरादा साफ था, ये सिर्फ हेलो बोलने नहीं आए थे। फ्रंट में खड़े आदमी ने जैरेड की तरफ इशारा किया और ऑर्डर दिया, इससे मार डू। जैरेड ने एग उठाने से पहले ही ऊपर देखा और एरोज उसकी तरफ उड़ते हुए दिखे, लेकिन तभी टॉड बीच में कूद पड़ा और जैरेड को अपने सीने से कवर कर लिया। सारे एरोज सीधे टॉड की चेस्ट में लगे। अगर वो बीच में नहीं आता तो जैरेड सीरियसली हर्ट हो सकता था। टॉड धीरे धीरे डिसअपियर होने लगा और आखिरी ताकत से बोला कि वो ये सब एलिसन को बचाने के बदले कर रहा है, क्योंकि कभी जैरेड ने उसकी जान बचाई थी। मरते मरते टॉड ने कहा, मेरे पास रिवाइव का चांस है, सिटी में वेट करूंगा। और ये कहकर वो गायब हो गया। वेपन हाथ में पकड़े हुए जैरेड ने अटैकर से पूछा, टम लॉग कौन हो और पीछे से अटैक क्यों कर रहे हो, बिल्कुल लास्ट के राट्स की तरह। इतने में एक और इंसान शैडो से बाहर आया जो अब तक नोटिस नहीं हुआ था। वो और कोई नहीं, एलेक्स रॉबिन्सन था। एलेक्स ने कोल्ड स्माइल के साथ कहा कि आज टेमर उसने जो भी किया है उसकी कीमत चुकाएगा। जैरेड ने अपने कॉमरेड्स को छूकर बोला, इसमें इंटरफियर मत करो, इस बांडे से मेरा पर्सनल हिसाब है। फिर जैरेड ने अपनी हथेली काटी और कांपता हुआ हाथ ड्रैगन एग की तरफ बढ़ाया। उसके हाथ से बहता हुआ ब्लड जैसे ही एग को छुआ, वो तुरंत मूनलाइट की तरह चमकने लगा। अगले ही पल एग की सरफेस पर क्रैक्स आने लगे और एक गोस्टली ड्रैगन ऊपर की तरफ उड़ता हुआ निकला। ड्रैगन ने निकलते ही अपना मुंह खोला और जोरदार रोर किया। जैरेड ये सब देखकर शॉक में खड़ा था, समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करना चाहिए। उसने अपनी खून से सनी हथेली ड्रैगन की तरफ बढ़ाई और बोला, मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं। ड्रैगन ने बिना कुछ कहे अपना बड़ा सा पॉ लड़के के हाथ की तरफ बढ़ाया। अचानक एग के अंदर से एक जबरदस्त एनर्जी कॉलम फूटा। जब सब शांत हुआ, जहां कुछ सेकंड पहले पावरफुल ड्रैगन का स्पिरिट था, वहां अब एक छोटा सा बच्चा बैठा था। इतना क्यूट कि देखकर सबको अजीब सी टेंडरनेस महसूस हुई। जैरेड और उसके हीरोज रिजल्ट देखकर शॉक में थे, क्योंकि किसी ने भी ड्रैगन कब देखने की उम्मीद नहीं की थी। एनिमी कैंप में भी कुछ पल के लिए कंफ्यूजन फैल गया, लेकिन तभी एलेक्स जोर से हंसा और बोला, इस छोटे से ड्रैगन को एक हाथ से क्रश किया जा सकता है। जैसे उसकी बात कंफर्म करने के लिए छोटे ड्रैगन ने अपनी नॉस्ट्रिल से हल्की सी फायर स्ट्रीम्स छोड़ी, लेकिन अगले ही पल
बूम! ड्रैगन ने अचानक एनिमीज की तरफ एक ह्यूज कॉलम ऑफ फायर उगल दिया। एलेक्स की टीम का एचपी बार तेजी से गिरने लगा, क्योंकि किसी ने भी शील्ड लगाने तक का सोचा नहीं था। सिर्फ कुछ ही लोग किसी तरह एस्केप कर पाए, और कुछ के तो सिर्फ कोल और बोन्स ही बचे। बाकी बचे एनिमीज जैसे ही समझ गए कि अब फाइट करना इम्पॉसिबल है, वो तुरंत अपने ट्रांसपोर्ट का यूज करके भाग खड़े हुए। जब डेंजर पूरी तरह खत्म हो गया, तो बेबी ड्रैगन सीधे अपने ओनर की आर्म्स में कूद गया, जैसे अपनी हेल्प के लिए प्रेज चाहता हो। ड्रैगन को अपने शोल्डर पर बैठाते हुए जेरेड ने कहा कि उसे एलेक्स के एस्केप होने का अफसोस है, क्योंकि वो रिवेंज की अपनी क्वेस्ट कभी छोड़ने वाला नहीं है। एलिसन को कुछ भी समझ नहीं आया, तो उसने इरिटेशन के साथ पूछा, आखिर वो लोग कौन थे जो हमारा रास्ता ब्लॉक करने की हिम्मत कर रहे थे? जेरेड ने अंदाजा लगाया कि लोगों के इक्विपमेंट को देखकर लगता है वो किसी और कैंप या फिर किसी दूसरी रेस से थे, लेकिन वो क्या चाहते थे ये अब तक क्लियर नहीं था। स्ट्रेंजर्स के क्लोथ्स पर बना हुआ एक सिंबल भी सबका ध्यान खींच रहा था, जो काफी मेमोरेबल था। जेरेड ने दिमाग पर जोर डालकर सोचने की कोशिश की कि यह सिंबल किसका हो सकता है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। जब ग्रुप वापस सिटी लौटा, तो वहां टॉड बिल्कुल सेफ और अलाइव मिला। टॉड की नजर सीधे जेरेड के शोल्डर पर बैठे ड्रैगन पर पड़ी, और वो उसे देखने के लिए उत्साह में आगे बढ़ गया। लेकिन बीस्ट को इतनी सडन मूवमेंट बिल्कुल पसंद नहीं आई, और उसने तुरंत टॉड को दूर भगाने की कोशिश की। अचानक गेम ने अनाउंस किया कि ड्रैगन की डेथ की वजह से वर्ल्ड बॉस गोल्डन स्केलेटन किंग होप सिटी में जल्दी अपीयर हो गया है। नोटिफिकेशन आते ही सेटलमेंट के ऊपर का स्काई धीरे धीरे पॉइजनस ग्रीन फनल में बदलने लगा। वर्ल्ड में आए इन चेंजेस से यहां तक कि ड्रैगन भी डर गया, और वो अपने मास्टर के शोल्डर पर जोर जोर से कांपने लगा। डरी हुई एलिसन ने मॉन्स्टर की टेरिफाइंग अपीयरेंस को देखकर पूछा, ये कितना स्ट्रांग है? अपने फ्रेंड को झूठ न बोलते हुए जेरेड ने बताया कि यह बॉस बेहद डेंजरस है। तभी उसकी आंखों के सामने पास्ट लाइफ की मेमोरीज घूमने लगीं। पिछली जिंदगी में स्केलेटन किंग ने अकेले ही सिटी का आधा हिस्सा डिस्ट्रॉय कर दिया था और लगभग 60% प्लेयर्स को मार डाला था। लेकिन न्यू अपोकलिप्स सिटी तभी ओपन होगी जब इस बॉस को डिफीट किया जाएगा, और वहीं जाकर हीरो को लेस्टर मिलने वाला था। होप सिटी से काफी दूर एक आदमी चीफ के सामने ड्रैगन एग्स रखता है और रिपोर्ट करता है कि एक और ड्रैगन किसी टेमर ने हासिल कर लिया है। वो ये भी बताता है कि ये सब जोन 8-86 में हुआ है। अपने सबॉर्डिनेट को जाने देने के बाद वो आदमी एक हिडन रूम की तरफ बढ़ता है और डोर को हल्का सा प्रेस करके अंदर चला जाता है। रूम के अंदर कई शेल्व्स पर ड्रैगन एग्स की कलेक्शन सजी हुई थी। सबको बहुत केयरफुल तरीके से रखा गया था। उधर सिस्टम अनाउंस करता है कि गोल्डन स्केलेटन किंग वर्ल्ड बॉस अराइव हो चुका है, और प्लेयर्स को होप सिटी को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर दिया जाता है। मॉन्स्टर ड्रैगन से देर होने के लिए सिंसियरली अपॉलॉजी करता है और फिर प्रॉमिस करता है कि वो उसका बदला लेगा और सभी इंसानों को मार डालेगा। स्केलेटन के चारों तरफ एसिड स्मोक फैलने लगता है, जो किसी के लिए भी अच्छा साइन नहीं था। अगले ही पल उस स्मोक में से कॉकरोचेस की तरह सोर्ड से आर्म्ड अनडेड दौड़ते हुए बाहर निकलते हैं। गेम नोटिफाई करता है कि प्लेयर्स को इस इन्वेजन को रोकना होगा, और जो टॉप 3 प्लेयर्स सबसे ज्यादा डैमेज देंगे उन्हें स्पेशल रिवॉर्ड्स मिलेंगे। सबसे स्केरी बात यह थी कि अगर फेल हो गए तो एरिया में मौजूद हर कोई मर जाएगा। जेरेड जानता था कि पिछली लाइफ की तरह इस बार भी उसे मैक्सिमम डैमेज देना ही होगा, ताकि बेस्ट लूट मिल सके। अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए वो कहता है कि एनिमी स्लो मूव कर रहा है, इसलिए डिस्टेंस बनाए रखो और लॉन्ग रेंज अटैक्स यूज करो। किंग की तरफ देखते हुए जेरेड बोलता है कि अगर सब उसकी बात सुनेंगे तो जीत पक्की है। वो जोई को ऑर्डर देता है कि सारे मॉब्स को डिस्ट्रैक्ट करे, जबकि बाकी लोग डायरेक्ट बॉस पर फोकस करें। धीरे धीरे दोनों आर्मीज एक दूसरे के करीब आने लगती हैं, और लोगों के बीच टेंशन लिमिट तक पहुंच जाता है। ऊपर से सब देख रहा मॉन्स्टर अपने सोल्जर्स को कमांड देता है, सभी लिविंग थिंग्स को खत्म कर दो। अगले ही पल दोनों आर्मीज टकराती हैं और एक फियर्स बैटल शुरू हो जाता है। बैटलफील्ड पर हीलर्स भी थे, और उनमें से एक हीलर एक प्लेयर को हील कर रही थी। उसे यह दिखा ही नहीं कि एक स्केलेटन सीधे उसकी तरफ दौड़ रहा है। लेकिन उसी वक्त जेरेड इंटरवीन करता है, स्केलेटन को पीसेस में काट देता है और हीलर को सलाह देता है कि तुरंत सिटी वापस चली जाए। उसकी बात सुनते ही वो लड़की अपने सेवियर की नजरों के सामने तेजी से पीछे हटती है, जबकि जेरेड फिर से किंग की तरफ आगे बढ़ जाता है।
एनिमी की ताकत कम नहीं हो रही थी, बल्कि उसकी साइड से एडिशनल फोर्सेस भी बैटलफील्ड की तरफ आने लगे। ये देखते ही प्रोटैगनिस्ट ने जोई से कहा कि स्केलेटन्स की ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेशंस तोड़ दें। उसने तुरंत सोर्ड शीथ से निकाली और एनिमी की परफेक्ट लाइंस में घुस गया। स्किलफुली वेपन घुमाते हुए वो हर वार के साथ अनडेड की संख्या लगातार कम करता जा रहा था। बैटल से थोड़ी दूरी पर कुछ जेलस लोग भी खड़े थे, जो नहीं चाहते थे कि जेरेड की गिल्ड सारा रिवॉर्ड ले जाए। कंपेटिटर्स के लीडर ने अपने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर दिया कि दूसरे लीडर्स से कांटेक्ट करे ताकि इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकाला जा सके। लेकिन जेलसी उस आदमी को अंदर से खा रही थी और जेरेड पर नजर टिकाए हुए उसने फायरबॉल समन करने का फैसला कर लिया। अटैक का एहसास होते ही जेरेड ने समय बर्बाद नहीं किया और लाइटनिंग स्पीड से सिर्फ डॉज कर गया। डेंजर टलने के बाद भी प्लेयर ने पलट कर देखा और स्ट्रेंजर्स की भीड़ को देखकर पूछा कि वो लोग कर क्या रहे हैं। इंसल्ट भरी आंखों वाला आदमी बोला कि वो गॉड हंट को वर्ल्ड बॉस का रिवॉर्ड अकेले लेने नहीं देगा। इरिटेशन में आंखें घुमाते हुए जेरेड ने कहा कि जिन्हें प्रॉब्लम है वो खुद अपनी ताकत से रिवॉर्ड ले लें, बॉस तो सामने ही खड़ा है। जब कई टीम्स के हेड्स आपस में बहस कर रहे थे, तभी बॉस ने इस मौके का फायदा उठाया और उनके काफी पास आ गया। स्केलेटन किंग ने लोगों पर वार करते हुए गरज कर कहा कि वो सबको नरक भेज देगा। जैसे ही मॉन्स्टर ने अपना वेपन घुमाया, उससे निकली शॉकवेव ने पास खड़े सभी लोगों को उड़ा दिया। सिर्फ जेरेड ही खड़ा रह गया, खुद समझ नहीं पा रहा था कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। तभी साइड में मूवमेंट दिखी और उसने उसी लड़की को देखा जिसे उसने थोड़ी देर पहले अनडेड से बचाया था। वो लड़की आगे बढ़ी और सबको अपने शील्ड से कवर कर लिया। अचानक साइड से टॉड की आवाज आई, जो एलिसन को डेंजर के बारे में वार्न कर रहा था। फ्रेंड की आवाज सुनते ही एलिसन भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके पैर जमीन में जकड़ चुके हैं। इसी समय किंग धीरे धीरे एलिसन की तरफ बढ़ने लगा, हाथ में सोर्ड पकड़े हुए, और अगला अटैक करने ही वाला था। ये समझते हुए कि वो समय पर अपनी दोस्त तक नहीं पहुंच पाएगा, जेरेड ने पूरी ताकत से उसे डेंजर के बारे में चिल्लाकर बताया। मॉन्स्टर का चेहरा अब लड़की के बिल्कुल पास था और ऐसा लग रहा था कि अब सिर्फ कोई मिरेकल ही उसे बचा सकता है। लेकिन तभी जो वेपन लड़की की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, वो अचानक एक काउंटर अटैक से रुक गया। स्केलेटन किंग के सामने एक अनजान यंग मैन खड़ा था, जो बिना किसी डर के सीधे उसके सामने आ गया। गुस्से से एनिमी को देखते हुए उस लड़के ने एलिसन को भाग जाने का इशारा किया और कहा कि ये मॉन्स्टर अब उसका है। लड़ाई के लिए तैयार होते देख स्केलेटन किंग हंसा और बोला कि वो उसे कभी हरा नहीं सकता। लेकिन ये बात उस स्ट्रेंजर को जरा भी नहीं डरा पाई। उसने उल्टा मॉन्स्टर से कहा कि अपनी पूरी पावर दिखाए। मेन डेड मैन की आंखों में सीधे देखते हुए यंग मैन ने अटैक की तैयारी की। ऊपर कूदते हुए उसने तेज तेज मूवमेंट्स में एनिमी पर वार करना शुरू किया ताकि मैक्सिमम डैमेज दे सके। लेकिन ये सारे अटैक्स काफी कम असरदार साबित हुए, क्योंकि बॉस का हेल्थ बार 1/3 भी कम नहीं हुआ। मानो इसी बात को साबित करते हुए किंग जोर से हंसा और बोला कि ये हमले तो बस गुदगुदी जैसे हैं। स्माइल के साथ एनिमी को देखते हुए प्लेयर ने कहा कि इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, ये तो सिर्फ वार्म अप था। अचानक उस लड़के ने बर्जर्कर मोड एक्टिवेट कर लिया, जिसमें हर सेकंड एचपी 1% कम होती है, लेकिन डैमेज 10% बढ़ जाता है। अगले ही पल अपना फॉर्म बदलते हुए वो उछलकर सीधे एनिमी की तरफ दौड़ पड़ा। इस बार उसने पहले से कहीं ज्यादा भारी और खतरनाक ब्लोज मारे और धीरे धीरे किंग पर हावी होने लगा। कुछ ही देर में स्केलेटन किंग जमीन पर गिर पड़ा। बर्जर्कर हंसते हुए बोला कि अब भी अटैक्स गुदगुदी लग रहे हैं या नहीं। मजाक सहन न कर पाने पर स्केलेटन किंग फिर से खड़ा हुआ और अपमान का बदला लेने के लिए अटैक कर दिया। लेकिन ओपोनेंट इस रिएक्शन के लिए पहले से तैयार था और उसने तुरंत काउंटर अटैक किया। साइड से ये सब देख रहे लोग उस प्लेयर की सेफ्टी को लेकर चिंतित हो गए, जो अचानक सामने आया था और सबकी मदद कर रहा था। जेरेड ने अंदाजा लगाया कि ये स्ट्रेंजर अपनी एचपी खर्च करके लड़ रहा है, लेकिन उसकी हेल्थ लगभग 0 के पास पहुंच चुकी थी और अब एक छोटी सी गलती भी सीधी डेथ बन सकती थी। स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को जल्दी खत्म करने के लिए स्केलेटन किंग ने उसकी तरफ एक लाइटनिंग अटैक छोड़ा। जैसे ही वेपन ने टारगेट को छुआ, पूरे बैटलफील्ड में धूल का बड़ा सा गुब्बार उठ गया। लेकिन जैसे ही सब कुछ साफ हुआ और नजारा दिखने लगा,
मॉन्स्टर ने देखा कि जिस एनिमी से उसे सबसे ज्यादा नफरत थी वो अब भी जिंदा था और अपने पैरों पर खड़ा था। होठों पर हल्की सी ग्रिन के साथ प्लेयर ने किंग से कहा कि इसी स्पिरिट में अटैक करता रहे, क्योंकि उसके लिए ये फ्लेम बस एक टिकल से ज्यादा कुछ नहीं था। असल में स्ट्रेंजर की सक्सेस का सीक्रेट उसकी एक स्किल थी, इमॉर्टल बॉडी, जो उसे पूरे 1 मिनट के लिए कंप्लीटली इनवल्नरेबल बना देती थी। इस मौके का फायदा उठाते हुए यंग मैन ने थोड़ी देर रुककर अपनी बैटल स्ट्रैटेजी पर सोचा। जैरेड इस लड़के की ताकत से काफी इम्प्रेस्ड था, क्योंकि हर कोई स्केलेटन किंग को अकेले फेस नहीं कर सकता। कुछ सोच विचार के बाद बर्जर्कर ने अपना वेपन उठाया और डरावनी सी मुस्कान दी। अगले ही पल वो उछलकर बोला कि अब अटैक करने की बारी उसकी है। यंग मैन हवा में उड़ा और सोर्ड को सामने करते हुए सीधे एनिमी की तरफ टूट पड़ा। परफेक्ट टाइमिंग के साथ किए गए अटैक में प्लेयर ने किंग का सिर काट दिया। इसका मतलब था विक्ट्री और होप सिटी की पूरी तरह से सैल्वेशन। ये पक्का करने के बाद कि अब कोई डेंजर नहीं है, लड़के ने बजर्कर स्टेट डीएक्टिवेट कर दिया। जीत के रिवॉर्ड में उसने पाया रिंग ऑफ अनडेड, जो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को 10 पॉइंट्स तक बढ़ा देती है। इसके साथ मिली स्किल थी डेथ्स पावर, जिसका मतलब था कि हर प्लेयर किल पर एट्रीब्यूट्स 50% तक बढ़ जाते हैं। जब प्रोटैगनिस्ट ने स्ट्रेंजर को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया तो उसने जवाब दिया कि उसने ये सब सिर्फ एलिसन की वजह से किया। मानो इन वर्ड्स को कंफर्म करते हुए एलिसन दौड़ती हुई आई और जैरेड के पास से गुजरी। उसके बाल उसके चेहरे को छू गए। मैजिशियन उस लड़के के गले लग गई, उसे ब्रदर कहकर पुकारा और पूछा कि वो इतने समय से कहां था। अपनी बहन के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए केविन ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद उसने एलिसन से कहा कि अगर वो चाहे तो जीत में मिला रिंग वो खुद रख सकती है। सिस्टम ने जोन 886 के सभी प्लेयर्स को सिटी प्रोटेक्ट करने पर कंग्रेचुलेट किया और डिमोनिक टावर के ओपनिंग की अनाउंसमेंट कर दी। चेस्ट की तरफ बढ़ते हुए बर्जर्कर ने बाकी सबको बुलाया कि अपने वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड्स लेने आ जाए। बॉक्स के अंदर गोल्डन सोल आर्मर, बेल्ट और बो ऑफ द अनडेड मिले, जिन्हें सबने अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया। एलिसन ने गोल्डन क्लोक अपने लिए लिया और जैरेड को बूट्स मिले, जो मूवमेंट स्पीड को 100% तक बढ़ा देते थे। रिवॉर्ड सेटल होने के बाद सैप प्लेयर्स एक नई सिटी में ट्रांसपोर्ट कर दिए गए, जिसे उन्हें अभी एक्सप्लोर करना था। जो नजारा सामने खुला उससे सैप काफी खुश थे, खासतौर पर टावर की हाइट देखकर। जैरेड को याद आया कि डीमन टावर में टोटल 100 फ्लोर्स हैं और जो इसे क्लियर करेगा वही आगे आयोन टावर जा पाएगा। पास्ट लाइफ में 8 साल के अपोकलिप्स के दौरान वो सिर्फ 50 फ्लोर्स तक ही पहुंच पाया था, क्योंकि टावर के मॉन्स्टर्स काफी डेंजरस होते हैं। थोड़ा आगे देखने पर उसे आयोन टावर भी दिखा और वो सोचने लगा कि आखिर वहां क्या होगा। उसी समय पोर्टल से गुजरने वाले प्लेयर्स को देख रहा वो आदमी सेटिस्फाइड सा सांस छोड़ता है। वो आयोन टावर के टॉप फ्लोर पर खड़ा था। विंडो से सैब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। उसने अपने पीछे खड़ी लड़की से कहा कि रियल गेम अब शुरू होने वाला है। प्लेयर्स हमारे हीरोज के पास से दौड़ते हुए निकल रहे थे टावर की तरफ, क्योंकि कुछ ही घंटों में वो क्लोज होने वाला था। जैरेड ने बताया कि टावर हर 7 डेज में ओपन होता है और उन्हें अभी कम से कम कुछ फ्लोर्स तो क्लियर करने चाहिए। सबकी कंसेंट मिलने के बाद यंग मैन ने केविन के शोल्डर पर हाथ रखा और उसे सही डायरेक्शन में ले चला। असल में इस एक्शन के साथ उसने केविन की डिवाइन टैलेंट इमॉर्टल बॉडी कॉपी कर ली थी। डीमन हेड एक सोलो डंजन था और कुछ समय के लिए पार्टी मेंबर्स को अलग अलग स्प्लिट होना पड़ेगा। सबसे पहले अंदर गया जोई, जो हर चांस का यूज करता है अपना लेवल बढ़ाने के लिए। जैरेड ने हल्की नाराजगी से सोचा कि जैसे ही उसके दोस्त को फाइट करने की जगह दिखती है वो तुरंत वहीं घुस जाता है, लेकिन यह सोच भी उसने जल्दी ही छोड़ दी। यंग मैन ने सजेस्ट किया कि बाकी बॉयज भी नाइट के एग्जाम्पल को फॉलो करें। एलिसन, क्योंकि वो मेज थी, उसको फर्स्ट फ्लोर के टेस्ट क्लियर करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ जोई, केविन और टॉड कॉन्फिडेंस के साथ 3rd फ्लोर के एंड तक पहुंच चुके थे, रास्ते में आने वाले सारे मॉन्स्टर्स को मारते हुए। सबसे आगे निकल चुका था जैरेड, जो ऑलरेडी 5th फ्लोर की बैटल्स फिनिश कर चुका था। रिवॉर्ड में उसे मिले वाइल्ड बोअर बूट्स, ग्लव्स और साथ ही उसका लेवल अपग्रेड होकर 40 हो गया। जब यंग मैन 7th फ्लोर पर पहुंचा
तो उसने वहां मौजूद सारे ओपोनेंट्स को काफी इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया, जो उसे काफी अच्छा लगा। लेकिन तभी इस फ्लोर का मेन बॉस बैटलफील्ड में अपीयर होने लगा। ये बॉस पिछले सारे एनिमीज से कहीं ज्यादा पावरफुल लग रहा था। उसका नाम था वॉरियर सिन, लेवल 55, जो इस बात से चिढ़ा हुआ था कि जैरेड ने उसका लंच डिस्टर्ब कर दिया। वॉरियर सिन वही कमांडर था जिसने डीमंस को लीड किया था सिटी इन्वेजन के दौरान, लेकिन इन्वेजन फेल होने के बाद उसे टावर में इम्प्रिजन कर दिया गया था। जैरेड को हैरानी हुई क्योंकि ये मॉन्स्टर उसे नॉर्मली 15th फ्लोर पर मिलना चाहिए था। अटैक शुरू होने से पहले वॉरियर ने कहा कि अब उसका ओपोनेंट उसका लंच बनेगा, क्योंकि शोर की वजह से उसे खाना छोड़कर आना पड़ा। सबसे पहले अटैक किया ड्रैगन अर्कसार ने, जिसने ब्लैक ड्रैगन ब्रेथ यूज किया। लेकिन डीमन जोर से हंस पड़ा और बोला कि इतनी हल्की पावर उसे कभी हर्ट नहीं कर सकती। ये सुनकर मेन कैरेक्टर एकदम ब्लैंक हो गया, क्योंकि उसके पास अब कोई और ट्रम्प कार्ड नहीं था। उसे एहसास हुआ कि टावर बंद होने में अब 3 मिनट्स से भी कम टाइम बचा है। जैरेड ने सोर्ड निकाली और मॉन्स्टर पर अटैक कर दिया, लेकिन वॉरियर उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। उसने अटैक ब्लॉक किया और काउंटर में उसके पेट पर जोरदार हिट मारा। गेम ने नोटिफिकेशन भेजा कि 10 सेकंड्स में टावर क्लोज होने वाला है और सारे प्लेयर्स बाहर भेज दिए जाएंगे। एक पल के लिए सांस संभालते हुए जैरेड सोचने लगा कि ये ओपोनेंट इतना स्ट्रांग क्यों हो गया। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो अब डिसअपियर होने वाला है, प्लेयर ने डीमन की तरफ स्वॉर्ड पॉइंट की और कहा कि वो उसे दिखाएगा कि वो असल में किस लेवल तक जा सकता है। ये सुनते ही मॉन्स्टर गुस्से से भर गया और फिर वेपन को अपने ऊपर उठाकर वो वॉरियर चिल्लाता हुआ जैरेड की तरफ दौड़ा, डाई। लेकिन जब वो उस जगह पहुंचा जहां अभी अभी ओपोनेंट खड़ा था, वहां सिर्फ हल्की सी ग्लो ही बची थी। जैसे ही यंग मैन गेमिंग स्पेस में वापस लौटा, उसने राहत की सांस ली। उसे समझ आ गया था कि वो बस 1 सेकंड दूर था मौत से। मीटिंग प्लेस पर लगभग सब लोग पहुंच चुके थे, सिवाय केविन के। ये बात एलिसन को काफी वरी दे रही थी। टॉड ने लड़की को काल्म करने की कोशिश की और कहा कि शायद उसके ब्रदर को कोई अर्जेंट काम आ गया होगा, इसलिए वो बिना वेट किए चला गया। नीचे देखते हुए एलिसन ने बस यही उम्मीद की कि उसके कॉमरेड्स की बात सही हो। तभी गेम ने एक नया टास्क अनाउंस किया, गिल्ड वॉर। यह बैटल होने वाली थी सिटी ऑफ ओरिजिन्स में। विक्ट्री का रिवॉर्ड था एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस। अगर टेलीपोर्ट किसी सही जगह लगाया जाए तो बिना कुछ किए भी उसके यूज पर टैक्स कलेक्ट किया जा सकता था। जैरेड ने भी सोचा कि ऐसा रिवॉर्ड उसे लेस्टर को ढूंढने में काफी हेल्प करेगा। टीम को ध्यान से देखते हुए मेन कैरेक्टर ने कहा कि नेक्स्ट बैटल से पहले सबको अच्छे से रेस्ट लेना चाहिए। अलग होने से पहले गिल्ड मेंबर्स ने डिसाइड किया कि वो 4 आवर्स बाद यहीं मिलेंगे मिशन के लिए। जैसे ही एलिसन और जोई ग्रुप से दूर हुए, टैमर ने बाकी बचे 2 लोगों के पास जाकर उन्हें गिल्ड ज्वाइन करने का ऑफर दिया। रोज ये सुनकर काफी खुश हो गई और तुरंत जैरेड की टीम ज्वाइन कर ली। टॉड थोड़ा शर्माते हुए अग्री कर गया और बोला कि उसे अभी भी मिस की प्रोटेक्शन करनी है। नए गिल्ड मेंबर्स को देखकर यंग मैन मुस्कुराया, उन्हें थैंक्स कहा और गुड बाय बोल दिया। अपने काम में लगते हुए प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि अब जब गिल्ड की सारी पोजीशंस भर चुकी हैं तो ये वॉर जीतना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ केविन को समझ नहीं आ रहा था कि टावर का टाइम खत्म होने के बाद भी उसे उसके कॉमरेड्स के पास टेलीपोर्ट क्यों नहीं किया गया। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने एक मेल फिगर को देखा जिसे उसने पहले कभी कहीं नोटिस नहीं किया था। अचानक एक मास्क्ड मैन सामने आया, हाथ में नंगी सोर्ड लिए हुए। उसने बर्जरकर से कहा कि उसके लिए बेहतर होगा कि वो यहां ना आए। अजनबी के चारों तरफ एसिड फ्लेम की लपटें उठने लगीं और हवा को एक बार सोर्ड से चीरते हुए वो केविन की तरफ बढ़ा। डर को फेस पर न आने देते हुए यंग मैन ने पूछा कि वो कौन है, एनपीसी या प्लेयर। तेजी से केविन की ओर दौड़ते हुए उस मास्क्ड मैन ने कहा कि दोनों ही ऑप्शंस गलत हैं और सही आंसर जानना जरूरी भी नहीं। ये महसूस करते हुए कि सामने वाला काफी स्ट्रॉन्ग एनिमी है, केविन ने इमॉर्टल बॉडी स्किल एक्टिवेट करने का फैसला किया। जैसे ही उस आदमी ने प्लेयर की स्किल सुनी, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उस पल सोर्ड केविन की गर्दन से सिर्फ कुछ सेंटीमीटर्स दूर थी, लेकिन फिर भी वो डॉज करने की कोशिश तक नहीं करता। अचानक दुश्मन ने उल्टी डायरेक्शन में एक तेज डैश मारा।
और केविन के काफी पीछे जा पहुंचा। केविन को लगा कि ये बस एक ट्रिक है, इसलिए वो डिफेंस में एक घुटने पर बैठ गया। लेकिन अटैकर का अब अटैक करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उसने प्लेयर के मुंह से कुछ फैमिलियर वर्ड्स सुन लिए थे। साइड से केविन को देखते हुए उस आदमी ने सोचा कि उसके सामने डिवाइन टैलेंट का ओनर खड़ा है। जब कोई और अटैक नहीं हुआ तो केविन ने पूछा कि उसने फाइट क्यों रोक दी। मास्क्ड मैन ने कहा कि वो उसे छोड़ देगा अगर केविन आज की बात किसी को न बताए और अपोकलिप्स के सीक्रेट को एक्सपोज न करे। केविन की आंखों में इंटरेस्ट देखकर वो आदमी पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने बताया कि अपोकलिप्स बहुत जल्द एक ऐसी कैटास्ट्रोफी बनने वाला है जिसमें कोई भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। हालांकि अभी इसे अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन बचने के लिए कुछ कंडीशंस पूरी करनी होंगी जो हर कोई नहीं कर सकता। उसने वो कंडीशंस बताने से मना कर दिया और कहा कि केविन को सब कुछ खुद ही पता करना होगा। इतना कहकर वो आदमी जंगल की तरफ बढ़ गया और जाते जाते बोला कि टावर खुलने पर 7 डेज बाद प्लेयर यहां से निकल पाएगा। रहस्यमयी अजनबी को जाते हुए देखते हुए केविन ने सोचा कि उस आदमी ने डिवाइन टैलेंट के बारे में जानकर ही अटैक किया था। इसी बीच गेम स्पेस में गॉड हंटर्स गिल्ड कंपटीशन साइट पर ट्रांसपोर्ट हो चुकी थी। ये नोटिस करते हुए कि उसके सारे कॉमरेड्स अब पूरी तरह वेल रेस्टेड लग रहे थे, जैरेड ने सजेस्ट किया कि इस टास्क में थोड़ा और जोर लगाते हैं। गिल्ड हेड की बात सुनकर सबके चेहरे पर स्माइल आ गई और टीम में पॉजिटिव वाइब्स बनी रहीं। गेम रूल्स साफ थे। अगर कोई प्लेयर मिशन में मरता है तो उसका रीस्पॉन चांस या इक्विपमेंट नहीं जाएगा, लेकिन पेनल्टी के तौर पर उसके क्रिस्टल्स कट जाएंगे। ये इवेंट पूरे 4 आवर्स तक चलने वाला था। जिस गिल्ड के पास मॉन्स्टर्स द्वारा गार्ड किए गए सबसे ज्यादा क्रिस्टल्स होंगे, वही विनर बनेगी। कंपटीशन में एंटर करने से पहले टीम ने एक स्ट्रैटेजी बनाने का फैसला किया। जैरेड ने अपने हाथ में वर्चुअल टैबलेट एक्टिवेट किया और मेन पॉइंट्स नोट करने की तैयारी की। उसने कहा कि क्योंकि वो लोग नंबर में कम हैं, इसलिए बेस्ट तरीका यही है कि सब अलग अलग स्प्लिट हों और जितने ज्यादा पॉइंट्स हो सकें कैप्चर कर लें। अगले ही पल जैरेड के आसपास कोई नहीं था। हर कोई जल्दी से अपनी अपनी पोजीशन लेने निकल चुका था। क्रिस्टल्स वाली लोकेशंस पर पहुंचते ही टीम मेंबर्स ने एनिमीज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। एक एक करके पॉइंट्स क्लियर होते गए और फिर सब वहीं रुककर दूसरी गिल्ड से उन प्लेसेस को डिफेंड करने लगे। कुछ ही देर में सिस्टम ने जैरेड को नोटिफाई किया कि उसने लेवल 3 वाटर क्रिस्टल माइन कैप्चर कर ली है। जैरेड ने इंटरेस्ट के साथ उस क्रीचर को देखा जिसे उसने अभी अभी हराया था और इसी चक्कर में एरिया कंट्रोल पर ध्यान देना भूल गया। उधर एलिसन क्लियर्ड एरिया में घूमते हुए हर रिसोर्स चेक कर रही थी ताकि कुछ मिस न हो जाए, लेकिन उसे पता नहीं था कि गेट ऑफ कम्युनिकेशन गिल्ड जो रैंक 3 पर थी उसे ऑलरेडी ऑब्जर्व कर रही थी। गिल्ड लीडर ने आंखें संकरी करके एलिसन को देखा और बोला कि गॉड हंटर की माइंस काफी वीकली प्रोटेक्टेड हैं। राइवल्स की केव्स खुद के नाम करने का फैसला करके उसने अपने सबॉर्डिनेट्स को अटैक का ऑर्डर दे दिया। अचानक अटैकर्स एलिसन पर टूट पड़े और बोले कि जहां से वो आते हैं वहां आउटसाइडर्स के लिए कोई जगह नहीं होती। गिल्ड के एक मेंबर ने ट्री रूट्स समन किए जो एलिसन को कसकर जकड़ गए और उसे मूव करने से रोक दिया। जल्दी से रास्ता साफ करना चाहते हुए लीडर ने अपने साथियों को उसे मारने का ऑर्डर दे दिया। ये सुनते ही कि वो लोग एलिसन के साथ क्या करने वाले हैं, लड़की ने सामने वाले को नफरत भरी नजरों से देखा। मन ही मन उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। उसी समय जैरेड पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर हमला कर देता है जिसके मुंह से भयानक बड़े बड़े फैंग लटक रहे थे। लेकिन तभी एलिसन की तरफ से एक डिस्ट्रेस सिग्नल आया, वही सिग्नल जिसे प्लेयर्स ने सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रखा था। इतना सुनते ही जैरेड को समझ आ गया कि उसकी फ्रेंड पर अटैक हो चुका है और वो मॉर्टल डेंजर में है। एलिसन की नोटिफिकेशन ने जैरेड का ध्यान पल भर के लिए भटका दिया और इसी मौके का फायदा उठाकर एक और क्रीचर उसके पीछे से आ गया। क्योंकि जैरेड ने उसे आते नहीं देखा, उस बीस्ट ने पीछे से अटैक किया और अपने मुंह से आइसी ब्रेथ छोड़ दी। लेकिन जैरेड ने पूरी तरह सराउंडिंग्स का कंट्रोल नहीं खोया था। उसने सस्पिशियस आवाज सुनी। उसके कंधे पर बैठा आक्सार तुरंत घूम गया और बिना देर किए ड्रैगन फ्लेम छोड़ दी। पेट एनिमी से निपट रहा था और इसी दौरान जैरेड ने स्पीड के लिए अपने गोल्डन बूट्स पहन लिए। मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए जैरेड ने कहा, अब ये जगह मेरी प्रोटेक्शन में है
क्योंकि मुझे अभी कहीं और जाना है। अर्कसार को समझाने के बाद कि उसे क्या करना है, टैमर बिना एक पल गंवाए वहां से निकल पड़ा, क्योंकि हर एक सेकंड की डिले एलिसन की लाइफ के लिए डेंजरस थी। उधर वो स्ट्रेंजर अफसोस भरे टोन में बोलता है कि अब उसे एलिसन को मारना ही पड़ेगा। तभी साइड से एक अजीब सी आवाज आई और उसे मजबूरी में सिर घुमाना पड़ा। जैसे ही उसकी नजर जेरेड पर पड़ी, पूरी गिल्ड उस पर टूट पड़ी, सभी एक ही मकसद से, इस स्काउंड्रल को खत्म करना। लेकिन जेरेड अपने ओपोनेंट से कहीं ज्यादा स्ट्रांग निकला। उसने एक ही झटके में सबको अलग अलग डायरेक्शंस में उड़ा दिया। अपनी फ्रेंड पर हुए अटैक का बदला लेने के लिए टेमर ने अब लीडर से फाइट की तैयारी की। जोरदार आवाज के साथ जमीन के नीचे से तेज नुकीले रूट्स बाहर निकल आए। एनिमी बॉस गुर्राया और जेरेड को मारने की धमकी दी, लेकिन जेरेड ने इन डेंजरस ट्रीज को आसानी से डिस्ट्रॉय किया और सीधे उस आदमी से बैटल के लिए तैयार हो गया। अगले ही पल वो दुश्मन के पास पहुंचा और अपनी सोड सीधे उसके आर पार कर दी। वॉरिंग गिल्ड को खत्म करते ही प्लेयर को रिवॉर्ड में 500 क्रिस्टल्स मिले। जेरेड तुरंत एलिसन के पास गया, प्यार से उसे देखा और चेक किया कि वो ठीक है या नहीं। तभी साइड से एक मेल वॉइस सुनाई दी जो इस रोमांटिक सीन की तारीफ कर रहा था। अचानक रॉन ने लड़की की तरफ देखा और कहा कि उसे देखकर खुशी हुई। उस बेशर्म आदमी ने जेरेड के कंधे पर धक्का मारा और बोला कि एलिसन मेरी है। बिना किसी नॉनसेंस में पड़े जेरेड ने एलिसन का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले जाने लगा। पीछे से रॉन चिल्लाया, अगर टेमर उसे ड्यूअल में हरा दे तो वो उसे देन 3rd लेवल माइंस देगा। गुस्से में जेरेड ने कहा कि वो सामने वाला आदमी खुद ही चला जाए, वरना उसे चोट लग सकती है। लेकिन डिस्पाइज्ड हीरोज गिल्ड का गिल्ड मास्टर इस इग्नोर को सहन नहीं कर पाया और उसने 10-fold स्पीड एक्टिवेट कर दी। एलिसन की सेफ्टी को खुद से ज्यादा जरूरी मानते हुए जेरेड ने उसे अपने पीछे खींच लिया। अटैक करते हुए जेरेड बोला, जैसे ही वो रॉन को हराएगा सीधे उसकी गिल्ड को खत्म करेगा। लेकिन तभी जेरेड को एहसास हुआ कि उसने अपनी स्ट्रेंथ को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया है। अगले ही पल एक भयानक आवाज के साथ ओपोनेंट की सोड टेमर के चेस्ट को चीरती हुई निकल गई। मुस्कुराते हुए वो आदमी बोला कि ये लड़का लेजेंडरी टैलेंट से कंपेयर ही नहीं कर सकता। जो वो देख रही थी उस पर यकीन न करते हुए एलिसन का दिल घबराहट से जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन एनिमी एक बात भूल गया था, जेरेड के पास कुछ और भी बेहतर था, डिवाइन टैलेंट। दर्द के बावजूद जेरेड ने ब्लेड को अपने शरीर से झटक दिया। रॉन हैरानी से चिल्लाया कि उसकी सोड से कोई भी बच नहीं सकता। अपने ओपोनेंट को शिकारी नजर से देखते हुए टेमर बोला कि वो उसे बिना लेजेंडरी टैलेंट के देखना चाहता है। स्कॉन्ड हीरोज गिल्ड का लीडर यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि सामने वाला अब भी जिंदा है। उसके दिमाग में एक ख्याल आया, शायद ये सब बस एक इल्यूजन है। रॉन ने घबराकर पीछे मुड़कर मदद के लिए हिस्टेरिकली चिल्लाया। जैसे ही उसके लोग आगे बढ़े उसने उन्हें जेरेड को खत्म करने का कमांड दे दिया। तभी टेमर को समझ आया कि इस बेशर्म आदमी ने पहले से ही एम्बुश प्लान कर रखा था। गुस्से में जेरेड चिल्लाया, चुप रह, आज वैसे भी तू मरने वाला है। एनिमी गिल्ड ने अपनी स्किल्स एक्टिवेट करनी शुरू कर दी, लेकिन यह देखकर जेरेड और खुश हो गया क्योंकि उसे और क्रिस्टल्स मिलने की उम्मीद थी। सारे अटैक्स एक साथ जेरेड पर किए गए, लेकिन स्मोक के पीछे से निकलते हुए वो बस हंसा और बोला, चलो कंटिन्यू करो। एनिमीज समझ ही नहीं पाए कि उनके सामने ऐसा मॉन्स्टर कहां से आ गया जिसका बॉडी सारा डैमेज अब्सॉर्ब कर रहा था। टेमर ने हल्की सी ग्रिन दी और बोला, अब मेरी बारी है। अगले ही पल पूरा एरिया आग की नदी से भर गया। अटैक इतना पावरफुल था कि सारे एनिमीज एक ही पल में एलिमिनेट हो गए। डिसअपियर होने से पहले रॉन चिल्लाया कि वो कभी भी अपने माइंड्स नहीं छोड़ेगा। अपनी ओवर एक्टिंग स्पीच के बदले उस बेशर्म आदमी को सीधा फेस पर पंच मिला। विक्ट्री के बदले जेरेड को 8000 क्रिस्टल्स मिले। आखिर में जेरेड ने चिल्लाकर कहा कि उसे इस आदमी से और कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं था। तभी पीछे से जोरदार कदमों की आवाज और हैवी ब्रीथिंग सुनाई दी। घबराकर रोज ने तुरंत पूछा, सब ठीक है ना? बाकी लोग कैसे हैं? एलिसन ने टेमर के हीरोइक डीड्स सबको बताए और उसे पूरे डिवोशन से देखने लगी। 2 गिल्ड्स को हराने के बाद भी गॉड हंटर्स ओवरऑल रैंकिंग में अभी 2nd प्लेस पर ही थे। जेरेड ने डिसाइड किया, अब 1st प्लेस लेना ही पड़ेगा।
लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें राइवल्स की माइंड्स स्टील करनी होंगी।